जो हमने समझा था, क्या उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो लिखवाना थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चे, मतलब मैं जब पूछता हूँ तो आप में से अधिकांश कहते हैं कि हाँ, हम कर लेंगे। क्लास के बाद एक दो कान में मंत्र फूकते हैं मेरे कि सर वो कुछ ही लोग हैं, 3-4, सारा मतलब माहौल खराब कर रखे हैं 3-4 लोगों ने, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि इसका एक अच्छा तरीका कल निकाल लिया हमने कि पहले टेस्ट के बाद एक फिजाइन मंडली बना के मैं सारे आंसर लिखवा दूंगा आप लोगों के लिए, उसका बहुत तनाव मत लीजिए। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं लिखवा सकता हूँ। देखिए, किसी टीचर के लिए लिखवाना सबसे आसान काम होता है, उसमें उसकी कोई क्षमता परीक्षित नहीं हो रही होती। सबसे आसान होता है कि लिख के ले आओ, क्लास में लिखवा दो, इसमें क्या दिक्कत है? मुश्किल चीजें समझाना, प्रश्नों का जवाब देना, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बात करना, प्रश्नों की रूपरेखा बनाना, वो मुश्किल काम है। तो आज जैसे ही टॉपिक समाप्त हो जाना चाहिए, आज 7वां दिन है ना, हाँ, तो आज समाप्त हो जाना चाहिए। पिछली बार 10 दिन में हुआ था क्योंकि 2 घंटे की क्लास थी, इस बार 3 घंटे तो 7 दिन में हो जाना चाहिए। तो हम अगली क्लास में जो करेंगे वो इस बार पहली बार करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने सवाल आज तक आए हैं, आईएएस और सारे पीसीएस, वो मेरे पास तो है ही, पूरा ये बना हुआ है, ये पूरा 2 पेज का है, ये आपको बांटेंगे। मैंने भी देखे नहीं प्रश्न, हम सारे प्रश्न एक साथ देखेंगे और सबकी रूपरेखा, और 2-4 अगर आप कहेंगे मुश्किल है तो बेशक इसमें 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, हम कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, वो सब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रश्न आपके हैं अजीबोगरीब से, उन सबको मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूँ। एक है कि डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन कब से मिलेंगे। पिछले साल हमने लगभग 10-12 क्लास के बाद शुरू किए थे, जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना हम सोच रहे थे। तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दूसरा ये है कि लगभग हर 8-10 दिन के बाद उन्हीं प्रश्नों के बेस पे टेस्ट रखें आपका। मेरी समझ है कि टेस्ट में सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा रहती है और आपकी टाइम मैनेजमेंट वो सब प्रैक्टिस हो जाती है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस बार डेली के बजाय इसको हम लगभग 7 दिन बाद टेस्ट के फॉर्म में लेके आते हैं, उससे आपको शायद बेनिफिट ज्यादा होगा। और जिनको रोज लिखना हो, जब टेस्ट होगा उस दिन ना लिखें, उसके बाद रोज एक क्वेश्चन लिखें आके उनमें से, सो इजी है ना। जैसे प्रिंटेड नोट्स में देता हूँ कई बार हिंदी साहित्य वगैरह में खूब, तो बच्चे बोलते सर लिखवा दीजिए, तो मैं कहता हूँ इसको घर जाके सामने रख के लिख लेना पूरा, उससे खुशी भी मिल जाएगी और चीज वैसी की वैसी। चलिए, इथिक्स का सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो। मूल्यों के विकास में मनुष्य की भूमिका 0% मानी जाती है। देखो, ये ज्ञानी महात्मा जी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा था व्यक्तित्व के विकास में हमारी भूमिका 0 है। इन भाई साहब ने या बहन जी ने क्या कर दिया है, मूल्यों के विकास में 0% है। यही होता है, जब बात बाहर पहुंचेंगे आप जाके बोलेंगे सर ने बताया कि मूल्यों के विकास में 0% होती है, फिर वहां गालियां पड़ेंगी मेरे नाम के साथ, जबकि कर्म आपने किया ऐसा। तो ऐसा मत करो भाई, जो क्लास में बताया उसी को बताइए एग्जैक्टली। नैतिकता और मूल्य एक ही है या अलग अलग है? नैतिकता एक बहुत बड़ा ढांचा है, उसका एक हिस्सा मूल्य है, जो कि सबसे गहरा हिस्सा है। जो आदर्शों वाला हिस्सा है वो मूल्य है, नैतिकता का हिस्सा है। नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है लिखवा दीजिए, पहले पढ़ा तो दूं, पढ़ाया कहाँ है, तो पूरा हुआ ही नहीं था। अंतिम, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज के नियमों का पालन बहुत गंभीरता से करते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, या बेहद फॉर्मल कपड़े पहनना, या बेहद गोलूपन के साथ रहना इत्यादि। तो क्या यह माना जाए कि उनका समाजीकरण अन्य सामान्य व्यक्तियों से अधिक हुआ है? हाँ, हो सकता है, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन वगैरह का भाव उनके भीतर ज्यादा गहरे से चला गया हो, ऐसा हो सकता है। यही होता है, और क्या वजह होगी इसके पीछे? ऐसे बच्चे देखेंगे आपने भी, बहुत सीधे एकदम, नियमों का इतना निष्ठा से पालन करने वाले होते हैं। देखो, अगर आप स्कूल में बहुत पढ़ने वाले और सीधे बच्चे रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल में अच्छे बच्चे थे, मतलब पढ़ने वाले, अच्छा व्यवहार, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, नाखून कटे हुए, दांत ब्रश किए हुए, उस तरह के जो बच्चे होते थे? ठीक है, चलिए। और ऐसे बच्चे कितने थे जो स्कूल में एकदम छटे हुए थे, जिन्होंने व्यवस्था को तबाह कर दिया था? ऐसे बच्चे, हाँ। एक रोचक सा सच ये है कि जीवन में ज्यादा आगे बढ़ने वाले लोग अमूमन वो हैं जो बहुत छटे हुए थे, जो बहुत सीधे थे। मतलब वो भी बढ़ते हैं आगे, ऐसा नहीं बढ़ते हैं, वो भी बढ़ते हैं। जिस दिन इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ना, उस दिन समझेंगे उन दोनों में कहाँ जाके डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, कुछ छटे हुए बच्चे इस बात से सोच रहे गारंटी हो गई, ऐसा भी नहीं है। कुछ छटे हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे कि बधाई हो भाई, बधाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। छटा हुआ व्यक्ति सफल हो इसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, इतना ही है। वो छटा हुआ इसलिए कि वो व्यवस्था के नियमों से थोड़ा विद्रोह करता है, मौलिक है, नवाचारी है, इनोवेटिव है, एडवेंचरस है। और एक समय के बाद ये सारी जो टेंडेंसीज हैं, ये कई बार क्लिक कर जाती है जीवन में। जो बहुत सीधा है वो व्यवस्था को पूरी तरह से मान लेता है, जो व्यवस्था को पूरी तरह से मानता है वो व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, वो व्यवस्था में ही एक लेवल तक बढ़ सकता है। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि जो बहुत डिसिप्लिन है उसकी एक लिमिट है बढ़ने की। इसलिए स्कूल से पढ़ने वाले, आईआईटी में जाने वाले सब पढ़ते रह गए और चाय वाला पीएम बन गया, इसीलिए ऐसा होता है। और आरबीआई का गवर्नर पीएम बना तो भी पीएम फील नहीं हुआ कभी, पीएम फील भी तो होना चाहिए। छठे हुए से तात्पर्य वही है जो आप सोचना चाहिए, वही है। जो आप सुनना चाहिए ना, वही है, वही। जैसे आप शरारती बच्चा जो भरी क्लास में टीचर से कहे कि आप बहुत क्यूट है, ऐसा कोई बच्चा, वो छठा हुआ होता है। कह वो तो सच्चाई है, तो ये भी तो सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये भी सच्चाई है। तो छठे हुए के सारे लक्षण वही है जो आपके अप्लाई हो रहे, कोई छूटा नहीं उसमें से, है ना। एकदम खुश रहो, ऐसे बिंदास रहो।
छठे छठे का मतलब बिंदास से है, बेसिकली बिंदास, मस्त मौला, खूब मस्त रहने वाला, खुश रहने वाला, डरने वाला नहीं, लोगों ने 1000 बार का मत बोलो फिर भी बोलने वाला। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं ताली बजा सकता हूँ इनके लिए बहुत। मतलब आपको हंसी मजाक में बजा रहे, मैं सच में सम्मान से बजा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बड़े स्मार्ट लगते हैं जो इतने कॉन्फिडेंस वाले हों कि टीचर से पंगा लगातार मोल लेते रहते हों। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। भारत में क्लासरूम में टीचर तानाशाह से कम नहीं होता, लेकिन वहां उससे पंगा मोल लेना बड़ी बात है, साहस की बात है। ठीक है, तो आप ठीक कह रही है, छठा हुआ यानी आप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम सवाल है, कोरी भावुकता क्या है? कोरी भावुकता का मतलब भावनाएं इतनी ज्यादा आक्रामक हैं कि आप दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा, पूरी तरह से भावना में बह जाना, यह है कोरी भावुकता। एक उम्र के बाद भावनाएं और बौद्धिकता मिल जाती है, फिर भावनाओं का प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, उनकी गहराई बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी कम हो जाए, डेप्थ बढ़ जाए भावनाओं की, तो उसको अनुभूति कह देते हैं कुछ लोग, या एथिक्स की दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पक्ष कह देते हैं। तो जब आएगा उसको देखेंगे। अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं। कल जिस बिंदु पर हम रुके थे वो था कि नैतिक व्यवस्था किसी समाज में या संगठन में क्यों जरूरी है। नहीं बताऊंगा, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब क्लास शुरू हो गई, अब कोई बात नहीं करेंगे। नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है? नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, ठीक है। और कल मैंने इसकी शुरुआत में आपसे पहला बिंदु जो बताना चाहा था, अगर मैं इसको कहूं कि इसके केवल 3 बिंदु हैं, तो पहले उन 3 को लिख लेते हैं, फिर उनके पार्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। किसी समाज में, है ना, जब संगठन की बात होगी तो लगभग यही बिंदु थोड़ा सा और घूम के आ जाएंगे। अभी बात है कि किसी भी समाज के लिए नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, ठीक है। पहला है समाज के अस्तित्व के लिए, जो मैंने कल चलते चलते थोड़ी सी बात आपसे की थी। समाज के अस्तित्व के लिए। दूसरा है समाज को चलाने के लिए। पहला तो हो गया समाज को जिंदा रखने के लिए, दूसरा है समाज के सरल संचालन के लिए या समाज को चलाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, और तीसरा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज के विकास या प्रगति के लिए। इन 3 बिंदुओं में सारी बात को समझ सकते हैं, इन्हीं के हम 2-2, 3-3 पॉइंट्स करके समझते हैं। देखो, एथिक्स में सारा खेल है राइटिंग स्किल्स का, इस बात को ठीक से समझ लीजिए, बार बार आपसे बता रहा हूं। जैसे भूगोल है, उसमें राइटिंग स्किल्स की उतनी भूमिका नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भारत में मानसून के कारणों की समीक्षा करें, आपको भारत का नक्शा पता है, मानसून पता है, नक्शा बनाया, पवन की गति बना दी, तीर बना दिए, 5-6 वाक्य निश्चित हैं, वो लिख दिए, बात खत्म हो गई। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने उत्तर अच्छा नहीं लिखा या मौलिक नहीं लिखा। मौलिक क्या लिख रहेगा उसमें कोई आदमी, वही लिखना है। एथिक्स में लगभग एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें कोई निश्चित बंधा बंधाया उत्तर होता हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, इसी को सुनकर कुछ लोग इतना शानदार लिखेंगे कि कमाल कर देंगे, और कुछ लोग यांत्रिक तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। यांत्रिक का मतलब जैसे बताया, उसमें अपना प्रवाह भाषा शामिल करने के बजाय वैसा का वैसा लिखने का प्रयास, प्रश्न की डिमांड को न समझने का प्रयास। तो इसी कंटेंट से आप 10 में से शायद 7 नंबर भी ले आएंगे, और इसी कंटेंट से 10 में से 2 भी ला सकते हैं। इसलिए एथिक्स की दुनिया में यह संभव नहीं है कि हम सबको एक बिंदु पर लेके जा सके जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी। और राइटिंग स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रवाह। जैसे मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब कल मैंने आपसे कहा इसका जिक्र करते हुए कि एक तो ये कि मनुष्य स्वार्थी होता है, और स्वार्थी होता है तो इसमें किसका नाम बताया था? हॉब्स का नाम बताया था। तो जब पिछली बार ये बताया और उसके बाद टेस्ट में यही प्रश्न पूछा, तो कई बच्चों ने इस तरह से इसका उत्तर लिखा, हॉब्स हाइफन मनुष्य स्वार्थी होता है, और ऐसे करके अंत में इसलिए नैतिक व्यवस्था जरूरी है। कोई प्रवाह नहीं, कोई लिंक नहीं, पॉइंट्स वही है। और दूसरा क्या होता है कि एथिक्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे कथन होंगे जो चुभ सकते हैं किसी को। जब भी आप कोई ऐसा कथन लिखें तो ये ध्यान रखें कि चुभने वालों से डंक बाहर निकाल के लिखना है। परीक्षा को चुभना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास की बातचीत में इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स आ जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका जो दंश है या उसकी जो चुभन है उसे कम करके लिखें। और जब भी चुभने वाला वाक्य, चुभने की 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि आपकी भाषा ही खराब, कठोर है। एक परीक्षक जिस बैकग्राउंड से है उसे ऐसा फील हुआ कि उसके बैकग्राउंड पे हमला कर दिया आपने, एक ही हो सकता है। जब भी किसी वर्ग की नकारात्मक बात लिखें, हमेशा संभावना की और विनम्र भाषा में लिखिए। प्रतीत होता है, कुछ विचारक कहते हैं, एक रिसर्चर, एक शोधार्थी ने दावा किया है कि, अब इससे क्या होगा कि एक पक्ष है, भाई किसी ने रिसर्च किया है, किसी ने ऐसा कहा है, आप नहीं कह रहे ऐसा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एथिक्स में जो 2 बड़े खतरे होते हैं, एक ही की बात चुभ जाए परीक्षक को। कुछ भी नई, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लिखना है ना, तो ये ना दिखे कि आप उसके कट्टर समर्थक हैं, ये ना दिखे। हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर चेक करने वाले की उम्र 60 या उससे ज्यादा आमतौर पर होती है। वो व्यक्ति किसी नई चीज को स्वीकार शायद कर लेगा, पर उस एग्रेशन के साथ नहीं करेगा जिसके साथ आप लिखना चाह रहे हैं। तो भाषा कैसी होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समलैंगिकता अपराध नहीं है, अतः इसे खारिज नहीं करना चाहिए। अतः इसे स्वीकार करना चाहिए नहीं, अतः इसे खारिज नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने कहा स्वीकार कर लेना चाहिए के बजाय खारिज नहीं करना चाहिए, इसकी चुभने वाली जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। तो हमेशा दिमाग में 60 साल का आदमी रखिए। कोई याद ना आए तो पापा को याद रखिए कि पापा के सामने कैसे बोलेंगे भाई बात, वैसे लिखिए, ठीक है। और लिंक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जो मुझे ये प्रश्न करवाते हुए ना ध्यान आ गया
कि मैंने पिछली बार ऐसे 5-6 आंसर चेक किए इस प्रश्न में जहां लिंक एकदम उखड़ गया था। ठीक है, राइटिंग स्किल्स आपको एक ही व्यक्ति सिखा सकता है, वो मैं नहीं हूं, वो आप खुद हैं। जितना अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में केवल मात्रा से फर्क नहीं पड़ता कि रोज 50 आंसर लिख रहे हैं। कई बच्चे बोरी लेके आते हैं कि आंसर लेके आए हूं, चेक कर दीजिए। क्या करते हैं, रोज 10 आंसर लिखते हैं, उतना ही रद्दी लिख रहे हैं जो पहले लिखा था, उतना ही रद्दी लगातार लिख रहे हैं। उसका फायदा क्या है? आप एक दिन में 10 मत लिखिए, 10 दिन में एक लिखिए, लेकिन हर आंसर पिछले आंसर से बेहतर हो, इस पर ध्यान दीजिए। और कैसे होगा? उसमें लिंक, फ्लो, प्रामाणिकता, कुछ तथ्य ठोस आ जाए, एक दो रेफरेंसेस बढ़िया आ जाए, यही सब कुछ चाहिए और क्या चाहिए। और अब जीएस में जितना डायग्राम्स बना पाएंगे ना, ऐसा डायग्राम नहीं जो देख के लगे जबरदस्ती बना दिया, जबरदस्ती वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बिना जबरदस्ती की फीलिंग के अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न मान लीजिए आ गया, आखिरी प्रश्न है, 10 नंबर का है, टाइम नहीं बचा है, तो आप सीधे ऐसे बना के नैतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है, 3, इनके नीचे 2 पॉइंट, इसके नीचे 3 पॉइंट, इसके नीचे 2 पॉइंट, खत्म, पूरा आंसर हो गया आपका, ये चल जाएगा। ठीक है, उपदेश समाप्त हुआ, वापस टॉपिक पे आ जाइए। ठीक, तो पहली बात है समाज के अस्तित्व के लिए, और मैंने कहा था कि क्योंकि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, जैसा कि होब्स ने बताया है, जैसा कि सामान्य समझ हम सबकी भी बन रही थी कल। और दूसरा ये भी तय है कि मनुष्य में वासनाएं स्वाभाविक हैं और विवेक अभ्यासजन्य है, अर्जित वस्तु है। और विवेक दुनिया के हर व्यक्ति को बराबर मात्रा में और अपेक्षित मात्रा में विकसित करना आसान काम नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो समाज में ऐसे व्यक्ति छूट ही जाएंगे जिनके पास विवेक उतना नहीं है जितना उनकी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था। तो चूंकि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से स्वार्थी और वासना प्रधान जीव है, इस वजह से इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि वो अराजकता फैला दे, वो अव्यवस्था फैला दे, ये खतरा हमेशा रहता है। और जब तक अराजकता रहेगी, अव्यवस्था रहेगी, तब तक समाज का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। इसको देखना हो तो जैसे पिछले कुछ वर्षों तक अफगानिस्तान की हालत थी, उसको देखिए। एक सोशल ऑर्डर वहां पर नहीं था, और क्योंकि सोशल ऑर्डर नहीं था, इसलिए पूरे देश में कहीं किसी की सत्ता, कहीं किसी की सत्ता, सब लड़ाके हैं, बंदूकें, तोपे लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। कोई किसी भी सड़क पर निकला तो इस बात का खतरा है कि उसकी मौत हो जाएगी, इतना खतरा है। तो समाज चल ही नहीं पाएगा अगर नैतिक व्यवस्था समाज में नहीं होगी। तो पहली बात समझ में आ गई। इसमें होब्स का जो कोटेशन आप यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रेज है, कोटेशन क्या है कि जो मूल स्थिति थी, ओरिजिनल सिचुएशन जो थी, उसमें हर व्यक्ति का शत्रु था। तो अगर नैतिक व्यवस्था ना हो तो हर व्यक्ति का शत्रु हो जाता है। एवरीवन वाज एवरीवन्स एनिमी, ये उसका बहुत प्रसिद्ध फ्रेज है। उसकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन या लेवियाथन कह देते हैं। उस पुस्तक में उसने ये सब बातें विस्तार में बताई हैं। लेवियाथन में क्या क्या लिखा है, जब हम होब्स को पढ़ेंगे थिंकर्स में तब समझेंगे। थिंकर्स में हमें लगभग 12 से 15 दिन के बीच में पढ़ना होगा लास्ट में, तो हम उसको सबको लेंगे, विस्तार में समझेंगे। ठीक है। दूसरा पक्ष है समाज को चलाने के लिए, समाज का संचालन आसानी से हो सके इसके लिए होब्स ने लेवियाथन को एक यंत्र माना है। मतलब एक वाक्य में स्पष्ट करना चाहूं तो हर व्यक्ति बिखरा हुआ था, अंत में सब इकट्ठा हुए। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों एक साथ इसलिए कि तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के समर्थक हैं, लेकिन तीनों की थियरी अलग अलग है। तीनों में सहमति सिर्फ इतनी है कि समाज के लोगों ने मिलकर समझौता किया। उस समझौते की बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कैसे वो अलग अलग बात है। तो हॉब्स ने कहा कि सब व्यक्ति मिले, समझौता हुआ कि सब अपनी अपनी शक्ति एक सिस्टम को सौंप देंगे। तो सब व्यक्तियों ने अपनी शक्ति सिस्टम को दी, वो सिस्टम बन गया वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। उस सिस्टम का नाम है लेवियाथन या लेवियाथन। तो लेवियाथन एक बहुत बड़ा पशु या बहुत बड़ा यंत्र है जो इतना ताकतवर है, मतलब समाज के सबसे बड़े गुंडे से कई गुना बड़ा गुंडा है वो, इसलिए उस गुंडे के सामने किसी गुंडे की नहीं चलती है। तो गुंडागर्दी से निपटने के लिए राज्य को सबसे बड़ा गुंडा बनाना पड़ेगा और राज्य का संचालन सही हाथों में हो, ये सिस्टम करना पड़ेगा। ये राज्य की उत्पत्ति का हॉब्स का विचार है, वहां से उसने इस बात को समझाया है। दूसरी बात है कि समाज का सफल संचालन कैसे हो, इसको समझने के लिए जब हम एटीट्यूड पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट समझेंगे मनोविज्ञान का। मैं उसको सुविधा के लिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, वहां तो आसानी हो जाएगी, यहाँ भी आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, जो हमारा दिमाग काम करता है, आपको ये तो पता ही, दिमाग प्रोसेसिंग करता है। ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर में सीपीयू में बड़ी समानता है, क्योंकि सीपीयू बेसिकली ह्यूमन माइंड की नकल करता है। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ह्यूमन सिस्टम की नकल करने का प्रयास करता है। हम देख सकते हैं तो उसने कैमरा लगा दिया, हम सुन सकते हैं तो उसने सुनने के लिए ऑडियो फोन्स लगा लिए हैं, तो उसके पास सुनने की क्षमताएं भी आ गई। जैसे आजकल मशीन हम बोलते हैं तो ऑडियो कमांड लेती है ना, तो सुनने की क्षमता भी उसके पास आ गई है। फिर हम बोलते हैं तो उसके पास स्पीकर्स हैं, उससे उसकी आवाज आ जाती है। हमारे पास लेफ्ट ब्रेन है जो लॉजिकल फंक्शंस के लिए है, राइट ब्रेन क्रिएटिव इमोटिव फंक्शंस के लिए ज्यादा काम करता है। उसके पास जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें एक एएलयू होती है, अरिथमेटिको लॉजिकल यूनिट, जिसका काम ठीक वही है जो हमारे लेफ्ट ब्रेन का है। जो लॉजिकल फंक्शंस करने वाली यूनिट है वो है। हमारे दिमाग के पास एक फंक्शन है मेमोरी का, तो उसके पास एक एमयू है, मेमोरी यूनिट है, वो याद रखती चीजों को। हमारी मेमोरी की सीमा है, हमारी मेमोरी में रिट्रीवल परफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपको लग रहा है कि यार देखा हुआ है इसको, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा है, ये इम्परफेक्ट रिट्रीवल है कि मेमोरी में है लेकिन उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे, उसको समय आने पर याद नहीं कर पा रहे। कंप्यूटर में अगर आपकी ड्राइव करप्ट ना हो जाए तो ये दिक्कत नहीं है, रिट्रीवल परफेक्ट होता है। उसमें ये भी है कि आप मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ड्राइव उसे अटैच कर सकते हैं। हम अब तक ये नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे इनके दिमाग की मेमोरी में चाहूँ यूज करना, एक तार लगा दूं खोपड़ी में, मेमोरी मेरे पास आ गई, वो हम नहीं कर पा रहे, पर कंप्यूटर की दुनिया में वो हो पा रहा है। तो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम हमारे सिस्टम की लगभग नकल है, और वो नकल कुछ मामलों में हमसे बेहतर हो गई है, हमसे आगे चली गई है। और जिस दिन हम कह रहे हैं कि बायोचिप या न्यूरोचिप सफल हो जाएगा,
उस दिन कंप्यूटर्स जो एआई का कंसेप्ट है, वो एआई का असली फेज कब आएगा? जिस दिन कंप्यूटर कविताएं लिखने लगेगा, जिस दिन कंप्यूटर इमोशनल तरह की बातें करने लगेगा अपने आप, उस दिन हम मानेंगे कि अब कंप्यूटर बुद्धि और चिंतन के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर मनुष्य की अंतिम विशेषता को भी कॉपी कर पा रहा है। और ये प्रोसेस मुश्किल से 10-20 साल का बचा हुआ है, उतने में हो ही जाएगा। उसके बाद मनुष्य के पास आखिरी उपाय ये कहने का कि हम मशीन से बेहतर हैं, समाप्त हो जाएगा। मशीन हमसे एक मामले को छोड़कर हर चीज में बेहतर हो चुकी है। एक ही मामला बचा हुआ है कि आप कविता लिख सकते हैं, शायरी कर सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब वो अभी कंप्यूटर उस तरह से नहीं कर पा रहा। अभी क्रिएटिविटी है भी तो बाउंड क्रिएटिविटी है, हमारी ज्यादा है। लेकिन ये 10-20 साल की बात है। आप आखिरी पीढ़ी हैं जिसका बचपन इस विश्वास से गुजर रहा है कि हम मशीनों से बेहतर हैं। आपकी जो अगली पीढ़ी है उसको ये विश्वास करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात बहुत मुश्किल होने वाली है। तो प्रोसेसिंग का मतलब है कि इनपुट के आने और आउटपुट को देने के बीच में जो हम संसाधन होता है, प्रोसेस पूरा करते हैं, उसका नाम प्रोसेसिंग है। तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है, तो कैसे करता है प्रोसेसिंग? ये प्रश्न साइकोलॉजी में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रोसेसिंग दो प्रकार की मानी गई है। एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, और दूसरी जो प्रोसेसिंग है उसके लिए शब्द है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। एक बार इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो HU होता है, शायद बीच में E भी आएगा। देखिए ना जल्दी से, गूगल जनरेशन आप लोग तो हैं ही, है ना? हाँ, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। दो तरह की प्रोसेसिंग बनी गई है, सिस्टमैटिक और ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब क्या है देखिए, दो स्थितियां सोचिए जो आपके साथ ही रोज ही घटती हैं अलग अलग मौके पे। जैसे एक सिचुएशन है कि अभी आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, आप में से मेरे ख्याल से 90% लोग अभी ध्यान से समझ रहे हैं कि क्लास में क्या समझाया जा रहा है। 10% तो अपने मूड में होंगे, मैसेज से जवाब दे रहे होंगे, अभी क्लास चल रही है, आऊंगा 9 बजे के बाद आऊंगा, अभी टेंशन मत लो। उन 10% को छोड़ के बात हो रही है। तो 90% लोग इस समय ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं, कुछ मिस ना हो जाए। तो इस समय आप लोग देखो सो रही हैं आराम से, इसका मतलब इसमें प्रोसेसिंग चेंज हो गई है। ये होता है, सामान्य लक्षण है ये भी। अब कोई सोएगा भी नहीं, अब सब डर गए ना। जिसने उबासी ली ना उसको गाना सुनवा लूंगा यहाँ बुला के, ध्यान रखना। तो चलिए, खैर, तो इस समय आप बहुत सजग अवस्था में है। सजग का मतलब सचेत अवस्था में है कि कोई बात मिस ना हो जाए, है ना? कोई बात ऐसी ना हो कि समझ में ना आए, क्योंकि उसके बाद फिर दिक्कत आएगी। इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। जब आप बहुत सजग अवस्था में रहते हैं, जो बातें बताई जा रही है उनमें से हर बात को तौल रहे हैं, टटोल रहे हैं। तो जो भी बात बताई जा रही है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। गलत हो तो हाथ खड़ा करना है, तुरंत सवाल पूछ लेना है। इस मूड में भी आप हैं। ये सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग है, सजग अवस्था में है। लेकिन ठीक उसी समय आप अपने दिन भर में कम से कम 10-20 बार ऐसी प्रोसेसिंग में होते हैं जहां आप सजग ना तो होते हैं, ना होना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहते। जैसे 2-4 लोगों की बात चल रही है, कोई आपके सामने, कोई आपका दोस्त है, मान लीजिए गांव का दोस्त है, बात चल रही है फोन पे, और फोन पे वो कुछ ऐसी सूचनाएं दे रहा है जो कोई काम की है नहीं। ऐसी बात हुई, आपने कहा और क्या हाल चाल है? उसने कहा ठीक है, और गांव में सब कैसे हैं? आपने वैसे ही पूछ लिया कि अगला सेंटेंस क्या बोले आप। 2-3 प्रश्नों के बाद कोई प्रश्न बचता भी तो नहीं है ना, क्या प्रश्न पूछे? तो आपने केवल हाँ और बताओ, ये और बताओ बेसिकली मतलब है कि फोन रखो, इसका बेसिक मतलब ये है। लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा। तो आपने कहा और गांव में सब कैसे हैं? उसने सीरियसली लिया इस प्रश्न को, और उसके बाद उसने बताना शुरू किया गांव में इस टोले से शुरू करके आखिरी टोले तक कौन कैसा, सब बताना शुरू किया। आपकी रुचि नहीं है। उस चौधरी साहब है ना, हाँ, जिनके 8 बच्चे हैं, मैं 8 को बताता हूँ कहाँ कहाँ पर है। पहला ये है, पहले का नाम ये, उसकी बहू का नाम ये, उसके 3 बच्चे, उनका नाम ये है, इस क्लास में पढ़ते हैं। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। अब ये करते हुए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे या फोन साइड में करके उबासी लेंगे लंबी सी, फिर बीच में से देख लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे करते होंगे ना आप लोग, या स्पीकर ऑन करके साइड में फोन रख के ब्रश कर रहे हैं आराम से कि पहले निपटा ले, और जब हो गया उसके हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, और ऐसे करके आगे निकल के यही कर रहे हैं ना। आप उस समय ध्यान नहीं दे रहे, उस पर ध्यान देना चाह नहीं रहे। जिस समय आप किसी सूचना पर ध्यान नहीं देना चाहते उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। आप टालना चाह रहे हैं कि छोड़ो यार, क्या मतलब है इस बात का। एक तो इसलिए कि अनावश्यक सूचना है। दूसरा, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से क्या फायदा हुआ आपको? आपकी बहुत सारी ऊर्जा बच गई। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग बचा लेती है आपकी ऊर्जा, ये बचाती है आपका समय, ये दिमाग की कोशिकाएं बचा लेती है बहुत सारी, जो फूक जाएंगी अनावश्यक सूचनाओं के संसाधन में। तो अपनी ऊर्जा और समय बचाने के लिए, जीवन को आसान करने के लिए हम जिस प्रोसेसिंग में जाते हैं उसका नाम है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक का एक दूसरी सेंस भी आती है, इसी से लिंक है। इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे एक मित्र, एक मुस्लिम मित्र हैं, इधर मैंने उनको मजे लेने के लिए पूछा कि भाई क्यों बकरीद मनाते हो यार, क्या रखा है? बेचारा बकरे ने क्या पाप किया था? मुझे उम्मीद थी कि वो शास्त्रीय जवाब आएगा इसका, लेकिन क्या जवाब आया? जवाब आया कि यार अल्लाह सोचेंगे कि हम सोचेंगे। जहां जहां सोचने से मुक्ति मिल सकती है वहां वहां आप जिस प्रोसेसिंग में, उसका नाम क्या है? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स। और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते होंगे, फिल्मों में तो होते ही हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध शॉर्टकट क्या होता है? मेरे पापा कहते थे, मेरी माँ ने कहा था, मेरी दादी जी ने मरते समय कहा था, बेटा किसी का दिल मत दुखाना। तब से किसी का नहीं दुखाए हैं। इसका मतलब अब इसका मतलब आखिरी बार, या जैसे कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि इलेक्शन आने वाला दिल्ली में आजकल चलने लगा है, किस पार्टी कौन सी पार्टी सब चल रहा है। आप किसी से पूछे भी कौन सी पार्टी को वोट दोगे, तो इसका जवाब अलग अलग लोग अलग देंगे। कोई कहेगा बीजेपी, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी, कोई कहेगा कांग्रेस, सबका अपना रहता है। ठीक है, आप लोगों का वोट है दिल्ली में? अरे वाह, कितने लोगों का वोट है?
वोट एक का है, चिल्ला रहे हैं सब, वाह। खैर, आपका जो भी उसमें रुचि है ना, अभी मेरा सवाल यहाँ पर दूसरा है। इस बीच में एक घर के 3 लोग हों, आप तीनों से पूछें, एक कहे कांग्रेस, एक कहे बीजेपी, एक कहे आम आदमी पार्टी। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल घरों में ऐसा होता ही है। इसी बीच में एक जवाब आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, आप गदगद हो जाएंगे। आपने पूछा भाई किसको वोट दोगे, वो कहेगा हमारे दादाजी के समय से ना सब कांग्रेस को ही वोट देते हैं। इसका भावार्थ ये है कि हमारे दादाजी आखिरी चिंतनशील प्राणी थे, उसके बाद से हमारे घर में किसी ने आज तक सोचा नहीं है। और इसका असली मजा ये है कि जब ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से काम चल रहा है तो सिस्टमेटिक में क्यों जाऊं, क्यों दिमाग खपाऊं इसमें, जहां बिना दिमाग खपाए काम चल सकता है, क्यों दिमाग खपाऊं। मेरे एक वोट से कौन जीतेगा, मेरे एक वोट से कौन हारेगा, छोड़ो। तो हमारे दादा के टाइम से कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, इससे हमारा समय बच जाता है और कुछ होना हो, हम दिमाग नहीं खपाते हैं। इस व्यक्ति को सुविधा कितनी है सोचिए जरा। बाकी लोग टीवी डिबेट्स देख रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, किसको वोट किसको वोट किसको वोट, और अंत में उनके एक वोट से होना कुछ नहीं है। एक भी उम्मीदवार एक वोट से ना तो हारेगा ना जीतेगा। तो एक उस वोट की जो महत्ता है उतनी ज्यादा शायद है भी नहीं, और वो कई 100 घंटे खर्च कर देंगे अपने वोट का फैसला करने में। और ये क्या बोल रहा है, दादाजी के जमाने से कांग्रेस चल रही है, उसी को वोट देंगे। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा सजग होकर चिंतन करने की बजाय शॉर्टकट्स अपना ले, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। अब देखिए इसका लिंक यहाँ कैसे बन रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल एटीट्यूड के समय करेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही है जो यहाँ भी लागू हो जाएगा। समाज को चलाना है, समाज के चलाने की शर्त है कि लोग नैतिक व्यवहार करें, नैतिक मूल्यों में सहमति रखें। तो समाज चलता रहे, इसकी पहली शर्त है समान नैतिक मूल्यों में लोगों की निष्ठा हो। अगर लोगों की निष्ठाएं विपरीत नैतिक मूल्यों में हो गई तो समाज में टकराहट हो जाएगी। समाज में टकराहटें न हो, इसका सिंपल तरीका, जिसको सोशियोलॉजी में एक व्यक्ति हुआ बहुत प्रसिद्ध, रॉबर्ट मर्टन और एक टॉलकिट पार्सन्स, इन लोगों ने कहा वैल्यू कंसेंसस समाज के होने की शर्त है। वैल्यू कंसेंसस, मूल्यों पर सहमति, अगर आप चाहते हैं कि समाज चलता रहे, ये उसकी शर्त है। और यदि आप एक दो थिंकर का नाम कोट करना चाहें तो समाज शास्त्र में एक संप्रदाय है जिसको प्रकार्यवाद कहते हैं, फंक्शनलिज्म। तो उसमें 2 बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एक टॉलकिट पार्सन्स और एक रॉबर्ट किंग मर्टन। इधर कोई बच्चा सोशियोलॉजी वाला बैठा लगता है, कौन बच्चा है भाई, ज्ञानी जी छुप गए, आप सोशियोलॉजी के हैं, अच्छा वैसे पसंद, वैसे इनको पढ़ा होगा ना। तो टॉलकिट पार्सन्स और रॉबर्ट किंग मर्टन, ये 2 लोग समाजशास्त्र के प्रकार्यवादी संप्रदाय के प्रसिद्ध विचारक हैं। और इन दोनों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस धारणा का इस्तेमाल किया कि वैल्यू कंसेंसस, मूल्यों पर सहमति समाज के लगातार चलने की शर्त है। ये कौन करता है, ये मूल्य व्यवस्था करती है, नैतिक व्यवस्था करती है। ये तो एक हुआ। अब ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से लिंक होगा दूसरी बात से। देखिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा बचानी है बहुत ज्यादा, वो रात दिन बेकार प्रश्न में उलझ नहीं सकता। उसके पास जितनी ऊर्जा है, जो समय है, वो उत्पादक कार्य में लगाएगा, इकोनॉमिक एक्शन में लगाएगा, पैसा कमाएगा, सम्मान कमाएगा, वो सब करेगा। अगर उसे रात दिन बहुत सारे प्रश्नों पर सोचना पड़े तो इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा बहुत सारी व्यर्थ हो गई। तो एक इथिकल ऑर्डर क्या करता है, हमें बहुत सारे प्रश्नों के बने बनाए उत्तर मिल जाते हैं, बहुत से प्रश्नों के रेडीमेड उत्तर, बने बनाए उत्तर। और इसका फायदा ये होता है कि उसका बहुत सारा समय, बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है। वरना हर व्यक्ति अगर हर समय यही सोचता रहे कि क्या नैतिक है क्या नैतिक है, तो कैसे जीवन चलेगा। और इस मामले में कौन सा संप्रदाय ठीक लगता है, टेलियोलॉजी या डिओन्टोलॉजी? डिओन्टोलॉजी, क्योंकि डिओन्टोलॉजी के पास अच्छे हो बुरे हो पर उत्तर रेडीमेड है सारे के सारे, दिमाग नहीं खपाना है, चीजें रेडीमेड हैं, फुल सॉल्यूशन तैयार हैं। और इसलिए आम आदमी को हमेशा डिओन्टोलॉजी अपील करती है। उसका व्यवहार कबीलाई किस्म का हो जाता है अलग बात है, लेकिन उसको डिओन्टोलॉजी अपील करती है क्योंकि चीजें सीधी हैं, आसान है। और तीसरी बात जो पहली बात से निकलती है वो है वस्तुनिष्ठता। समाज तभी चलेगा जब बहुत सारी चीजों पर सबकी एक राय होगी। तो मूल्य सहमति को ही आप कह सकते हैं कि नैतिक व्यवस्था अधिकांश स्थितियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रतिमान तय कर देती है। जैसे आदर करना है तो पैर छुओ, बस सबको बता दिए कि वस्तुनिष्ठ प्रतिमान है, अपना दिमाग मत खर्च करो। और इससे क्या होता है कि समाज एक बेहतर तरीके से काम करने लगता है। तो सेकंड मेन पॉइंट है समाज को चलाने के लिए, उसमें ये 2-3 बातें आप लिख सकते हैं। तीसरी बात, समाज को केवल चलाना है या आगे भी बढ़ाना है, आगे भी बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के भी 2 मतलब होते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करें तो पहला मतलब है कि ग्रोथ होनी चाहिए, और दूसरा है कि प्रोग्रेस होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में है, कुछ परिवर्तन के साथ इथिक्स की दुनिया में उसको ग्रोथ कह देते हैं। आज पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। ग्रोथ का मतलब है कि जैसे जीडीपी है तो जीडीपी बढ़ गया, और जीडीपी में सभी क्षेत्रों की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ग्रोथ बढ़े, एक तो पक्षीय है, कुल, जब कुल संपत्ति बढ़ेगी तो उसका वितरण हम करेंगे, ठीक, एक पक्षीय भी होगा, पर संपत्ति तो बढ़े, संपदा तो बढ़े, आय तो बढ़े। ग्रोथ बढ़ने का क्या तरीका है, मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताता हूं, उसका नाम है मैक्स वेबर। आपने इनका नाम सुना है, मैक्स वेबर का? एथिक्स के प्रश्नों में यूपीएससी में अब तक 2-3 चिंतकों के ही नाम से प्रश्न आया है, उनमें से एक मैक्स वेबर है। नाम लेकर सवाल पूछा है। और मैक्स वेबर सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुदा के समान है, इतना महत्व है इस व्यक्ति का। मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूं, मैक्स वेबर का एक सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात करना चाह रहा हूं। उसने कंसेप्ट दिया था बड़ा अच्छा सा।
उसने एक बड़ी भारी किताब लिखी, बड़ी मोटी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये नाम लिखा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट नैतिकता एवं पूंजीवाद का विकास। अब इस पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए, कहीं हो तो कोट कर दीजिएगा। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक का नाम है। मैंने कल भी कहा था कि 2-4 पुस्तकों के नाम कोट कीजिए अपने पेपर में, उससे थोड़ी वैल्यू बढ़ती है आपके उत्तर की। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। ये एक प्रश्न पे विचार करना चाह रहा था, और वो प्रश्न क्या था? किताब का नाम लिख लिया आप लोगों ने? क्योंकि चेहरे के भाव देख के मैं घबरा जाता हूँ, ठीक है। एक बार और, अच्छा लगा? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका प्रश्न क्या है? देखिए, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दो विरोधी विचारक हैं। मतलब इनके दोनों के तर्क पढ़ के समझ नहीं आता कौन ठीक कह रहा है, और दोनों इतने गहरे विचारक हैं कि घबराहट होती है कि किसकी बात को सही माने, ये चिंता होती है। तो मैक्स वेबर के सामने प्रश्न ये था, उसने कहा कि पहले यहूदी धर्म था, यहूदियों से ईसाइयत निकली, क्रिश्चियन निकले। ईसा मसीह यहूदी थे जन्म से, उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़ के ईसाइयत का विकास किया। जैसे महात्मा बुद्ध जन्म से सनातनी परंपरा के व्यक्ति थे, पर बुद्धिज्म शुरू कर दिया। महावीर जैन जन्म से हिंदू थे या सनातनी थे, जैन धर्म शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे, उन्होंने ईसाइयत की शुरुआत कर दी। ईसाइयत जब शुरू हुई तो सबसे पहले कैथोलिक ईसाइयत आई, और कैथोलिक्स के विश्वास अमूमन वही हैं जो यहूदियों के, कई मामलों में वही के वही विश्वास है। तो जो बाइबल का पहला हिस्सा है ओल्ड टेस्टामेंट, वो मानते यहूदी लोग, जो न्यू टेस्टामेंट है वो ईसाई लोग मानते हैं। 15-16 सेंचुरी आते आते ईसाइयत के अंदर एक संप्रदाय हुआ, कई संप्रदाय हुए, जिनको मिला के कहा गया प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, जिनमें बैप्टिस्ट भी थे, मेथोडिस्ट भी थे, कैल्विनिस्ट भी थे। इन सब संप्रदायों का मिला जुला एक नाम पड़ गया प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे। और किसका विरोध करते थे? कैथोलिक ईसाइयत का। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा ना। तो क्योंकि ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का विरोध करते थे, इनका नाम हो गया प्रोटेस्टेंट ईसाई। प्रोटेस्टेंट ईसाई जिस जिस देश में ज्यादा हुए, उस देश में पूंजीवाद का विकास ज्यादा हुआ, और जहां जहां कैथोलिक ईसाइयत हावी थी, वहां वहां पूंजीवाद का विकास उतना नहीं हुआ। ये हाइपोथेसिस था मैक्स वेबर का। हाइपोथेसिस का मतलब जो प्रतीत हो रहा है, अभी साबित करना बाकी है। ये साबित करने के लिए उसने इस किताब को रिसर्च मोड में लिखा, एक अनुसंधाता के रूप में लिखा। और इसके सामने प्रश्न ये था, इससे बड़े अच्छे प्रश्न, जैसे भारत की बात भी की, हिंदू धर्म की बात भी की, और इसने एक प्रश्न रखा, क्या कारण था कि भारत में पूंजीवाद के विकास की प्राकृतिक दशाएं ज्यादा अच्छी थी, फिर भी पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ? और क्या कारण है कि यूरोप में पूंजीवाद के विकास की प्राकृतिक दशाएं उतनी सहायक नहीं थी, फिर भी पूंजीवाद का विकास वहां हुआ? और उसने 6 धर्मों की तुलनाएं की, यहूदी की, इस्लाम की, ईसाइयत के दोनों संप्रदाय, हिंदू धर्म, सबकी तुलनाएं की विस्तार में। और अंत में जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि पूंजीवाद का विकास केवल भौगोलिक स्थितियों से नहीं हो सकता था, केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं हो सकता था। उसके लिए सबसे पहले माइंडसेट चाहिए था, और वो माइंडसेट पहली बार प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने दिया। क्या था उस माइंडसेट में? कैथोलिक मानते थे कि ये दुनिया जो है ना, जेल है, लात खा के आए हैं, पूजा करो, पाठ करो, ताकि भगवान बुला ले और हम स्वर्ग के उद्यान में वापस लौट जाएं। उनका आज तक मानना है कि बाइबल की मूल प्रति स्वर्ग में है, यहां उसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल वहां रखी हुई है। इसलिए उनको काम में रुचि नहीं थी। वो कहते थे काम उतना ही करो कि जिंदा रह सको, और जितना समय बचे पूजा पाठ करो, क्योंकि पूजा पाठ से ही मुक्ति मिलेगी फाइनली। क्योंकि आप सोचिए, कोई व्यक्ति जेल में है, उसकी कोशिश जेल से बाहर जाने की होनी चाहिए या जेल के अंदर विकास कार्य करने की होनी चाहिए? बाहर जाने की। तो कैथोलिक जेल से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो जेल को डेवलप करने में रुचि है नहीं उनकी। प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं कि इसी पृथ्वी का विकास करो। और जॉन कैल्विन ने बहुत प्रसिद्ध बात कही, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। और उसके मार्टिन लूथर किंग वगैरह इन सब लोगों ने, सबने पार्टिसिपेट किया इसमें, खूब हेल्प की। और एक खास कंसेप्ट कैल्विन का चल पड़ा। उसने कहा कि ईश्वर आपके साथ जो स्वर्ग में करने वाला है, उसके सिम्टम्स इस दुनिया में ही दिख जाते हैं। कॉलिंग कहता है इसे, कॉलिंग का कंसेप्ट। अर्थात यदि आप इस दुनिया में बाकियों से अमीर हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर आप पर ज्यादा मेहरबान है, और ईश्वर आपको वहां भी ज्यादा सम्मान देने वाला है, सुविधाएं देने वाला है। अब ये दिखाने के लिए कि मैं ईश्वर का प्रिय हूं, मुझे इस दुनिया में साबित करना पड़ेगा कि मैं बाकियों से बेहतर हूं। और ये जो मूल्य थे, कैथोलिक बोलते हैं कि पैसा ब्याज पे देना हराम है, जैसा कि इस्लाम में भी बहुत लोग मानते हैं। प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि पैसा ब्याज पे देना हराम नहीं है, वो हमारे सामाजिक आर्थिक संगठन के लिए बहुत जरूरी शर्त है। और जैसे ही पैसा ब्याज पे देने का कंसेप्ट आया, कैपिटल फॉर्मेशन जो नहीं होती वो नहीं शुरू हो गई। तो 100 लोगों के पास पैसा अपने घर में दबा हुआ है, किसी काम नहीं आ रहा। ब्याज के चक्कर में सबने बैंक को दिया, बैंक ने पैसा इकट्ठा करके पूंजीपति को दिया, और पूंजीपति ने फैक्ट्री लगा के पैसा कमा के ब्याज सहित सबको पैसा लौटाया। इससे पूंजी निर्माण हुआ, और पूंजी निर्माण के बिना पूंजीवाद का विकास कैसे होता? इसलिए मैक्स वेबर कह रहा है कि पूंजीवाद का विकास बेसिकली इसलिए हुआ कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने वो वैचारिक परिस्थितियां पैदा कर दी, जो वैचारिक परिस्थितियां कैथोलिक्स के बस की बात नहीं थी, या हिंदू धर्म के बस की बात नहीं थी, या इस्लाम के बस की बात नहीं थी। अब ये कितना सही थीसिस है हमें नहीं पता, इसका विरोध भी कई लोग करते हैं, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कुछ लोग मानते तो हैं ही। और अगर आप इसको मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ का संबंध बहुत हद तक उन इथिकल वैल्यूज से है जिन वैल्यूज को समाज लेके चलता है। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स। अच्छा, भारतीय समाज में आप देखेंगे पिछले 10-20 साल को छोड़ दीजिए एक बार,
भारतीय समाज में उद्यम का सम्मान आमतौर पर नहीं किया जाता है। अगर आप उद्यमी बनना चाहें तो आपका अपमान हो जाएगा, लेकिन अरे यार क्या करते हो यार, सरकारी नौकरी करो, किरानी बनो, किरानी क्लर्क बनो, क्लर्क क्या अपना काम करोगे। अभी कुछ दिन पहले किताब लिखी कुमार मंगलम बिरला ने, मतलब किताब है कि उसका लेख मुझे ध्यान नहीं है, किताब में एक लेख तो था ही कम से कम। उसने यही बताया कि पिछले 50 साल से उद्यम की दुनिया में होते हुए सबसे बड़ा संकट हमेशा ये रहता है कि उद्यमी को बार बार साबित करना पड़ता है कि वो गंदा आदमी नहीं है। और इसकी तुलना करके देखिए वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका के साथ। जैसे भारत की बात करें हम, भारत में हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा कमाए, शायद दुनिया भर में चाहते हैं, यहाँ भी चाहते ही हैं। लेकिन पैसा अगर है किसी के पास तो उसको गाली देने के पर्याप्त बहाने हमारे पास होते हैं। बेशक उसके पीछे कुंठा हो हमारी, बेशक हमारी ईर्ष्या हो, बेशक जलन हो, पर रात दिन गालियां उसको देंगे। और समाजवाद का मूल्य जो नेहरू जी ने अप्लाई किया उसके बाद ये और होना शुरू हो गया, क्योंकि मार्क्सवाद साफ कहता है कि संपत्ति चोरी है। और कार्ल मार्क्स ने ये मूल्य खुद एक दो विचारकों से सीखा था और उसके बाद से सीधा बोलना शुरू किया कि संपत्ति चोरी है, ये जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ये चोरी है। ये मार्क्सियन एथिक्स जो है, सोशलिस्ट एथिक्स जो है, नेहरू जी के माध्यम से वो भारतीय समाज के परिवेश में ऐसा घुला कि उसने उद्यम की रीढ़ तोड़ दी। नेहरू जी के हजार योगदान है, नेहरू जी बहुत महान आदमी है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, लेकिन उन्हीं नेहरू जी की थॉट ने पूंजीवाद या उद्यम के विकास की रीढ़ तोड़ दी, ये भी उतना ही बड़ा सच है। पिछले 10-20 साल से, उदारीकरण के बाद से, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, नरेंद्र मोदी की खास बात है गुजरात से आए हैं और गुजरात उद्यमियों का राज्य है, वहां उद्यम का बहुत महत्व है। और इसलिए आप देखेंगे नरेंद्र मोदी बार बार अपने स्पीच पे कह रहे हैं कि मैं उद्यमियों का सम्मान करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि उनका अपमान हो, क्योंकि हमारा देश हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता सरकारी। एक ही तरीका है समाधान का कि इस देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हों जो नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने का हौसला रखें। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है, एक ही समाधान संभव है और वो तब है जब उद्यमशीलता को सम्मान मिले। किसी भी देश में लोग वही करना चाहेंगे जिसको सम्मान मिलता है। धन एक पक्ष है, पैकेज का एक पक्ष धन होता है, केवल धन नहीं होता। अगर केवल धन से होता तो शायद वेश्यावृत्ति भी बहुत सफल व्यवसाय होता, क्योंकि हो सकता है कि उसमें धन बहुत ज्यादा मिल जाए किसी को, और जब पता है कि उसमें सम्मान बिल्कुल नहीं है, अपमान ही अपमान है, तो कोई क्यों करना चाहेगा। तो धन और कभी कभी उसके बराबर, कभी कभी उससे ज्यादा सम्मान की भावना, ये मिलकर तय करती है कि आप क्या बनना चाहेंगे। आईएएस बनने की प्रेरणा में धन से ज्यादा सम्मान की भावना काम करती ही है, और आप सब लोग जब उस उद्देश्य में आए हैं तो इसका मतलब है कि सम्मान का भाव केंद्र में है ही। उद्यम को सम्मान नहीं था हमारे देश में और इसलिए उद्यम की ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। और अमेरिका में देखिए, वहां सम्मान केवल उद्यम का है। जो व्यक्ति वहां स्टार्टअप शुरू करता है ना, उसको भगवान समझते हैं लोग। लोग पूछते हैं 12वीं के टॉपर से कि भाई तूने पूरे देश में टॉप किया, क्या करोगे भविष्य में? सबका एक ही जवाब, स्टार्टअप, अपना उद्यम। 2 साल नौकरी करूंगा या करूंगी, उसके बाद अपना उद्यम करूंगा या करूंगी। वहां का सपना है ही नहीं नौकरी करना। और यहाँ किसी टॉपर से पूछो क्या करोगे, आईएएस या जज या ये या पुलिस या ये, नौकरी करेंगे। और पिछले 5-7 साल में आप देखेंगे स्टार्टअप को जितना प्रमोट किया जा रहा है, ये पहली बार हमारे समाज में हो रहा है कि उद्यम करने वालों का सम्मान हुआ है। और मैं अपने परिवेश में देखता हूँ कि जो छोटे बच्चे आजकल हमारे परिवार में आसपास हैं, उनका सपना बदल गया है। हमारे परिवेश के बच्चे जो नौकरी पेशा परिवारों के बच्चे आमतौर पर, उनमें से भी कम से कम 50% से ऊपर आजकल कहते हैं कि स्टार्टअप करेंगे। 2-4 हैं कि आईएएस बनेंगे, लेकिन अधिकांश का भी है कि स्टार्टअप करेंगे। और मेरी व्यक्तिगत राय में ये एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन हमारे समाज में है, क्योंकि बिना उद्यम के आप उस आर्थिक संकट का समाधान कर ही नहीं सकते जो हमने हजारों सालों की परंपरा में इकट्ठा कर लिया है। और क्या तरीका है, कैसे करेंगे? तो जब तक ऐसे मूल्य नहीं होंगे जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकें, तब तक कैसे होगा? और अब इसमें लिखिएगा कि वर्तमान भारतीय समाज इस मामले में उद्यमिता या उद्यमशीलता के मूल्य को पहली बार बढ़ावा दे रहा है, जो अपने आप में सम्मान की बात है। और इस मामले में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। उन्होंने सच में इस पर खूब काम किया है। इस मामले में अब तक किसी पीएम ने इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने किया है। और अब इनकी देखा देखी हो रहा है कि कैसे हो रहा है, दिल्ली सरकार भी कर रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन रेडियो पर रात दिन आते रहते हैं। उनके पास उतने पैसे रेडियो पे हैं, टीवी के पैसे हैं नहीं उनके पास। तो रेडियो पर एक विज्ञापन आता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री बोलते हैं उसमें कि हमने अपने सभी सरकारी स्कूलों में 11वीं-12वीं क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला दिया है, उद्यमिता पाठ्यक्रम, और सारे बच्चों को उद्यमशीलता के मूल्य सिखा रहे हैं। और उसके बाद 1000 रुपए की सीड मनी दे रहे हैं, बीज राशि, कि ये बेटा 1000 रुपए आपके पास है, इससे कोई उद्यम शुरू करो, पैसा डूब जाए कोई बात नहीं, कोशिश करो कि प्रैक्टिस हो जाए कि उद्यम कैसे होता है, उसे समस्याएं समझ में आ जाए। और फिर वो कह रहे हैं कि यदि आप दिल्ली के सफल उद्यमी हैं तो अपने इलाके में जो भी स्कूल है वहां जाके बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, उनके साथ इंटरेक्शंस कीजिए ताकि उद्यमशीलता का माहौल बने। और आखिरी वाक्य क्या बोलते हैं? ताकि हमारा देश नौकरी मांगने वाले युवाओं का देश ना हो, नौकरी देने वाले युवाओं का देश हो और विकासशील से विकसित देश बने। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो तो एक ही तरीका है, उद्यमशीलता का मूल्य बढ़ाइए। रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कोई देश कोई समाज कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत सुरक्षा से कहां कोई आगे बढ़ता है? तो ये तो ग्रोथ की बात है। तो किसी समाज का आर्थिक विकास उतना ही होगा जितनी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली इथिकल वैल्यूज उस देश में स्वीकार की जाएंगी। और अमेरिका की, देखिए अमेरिका चाइना की तुलना बहुत लोग कर रहे हैं आजकल कि चाइना भी इतना ग्रोथ कर रहा है, वो कर रहा है। सच बात यह है कि अमेरिका और चाइना में उतना ही अंतराल है जितना चाइना और बुरुंडी में है। बुरुंडी देश का नाम है, समझ गए? इतना अंतराल है। और ये अंतराल कहां है? ये अंतराल 2 पॉइंट्स पे आता है। पहला, उद्यमशीलता का मूल्य,
दूसरा, उद्यमशीलता के विकास की परिस्थितियां। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में उद्यमशीलता का मूल्य जिस तरह से प्रमोट होता है, सिखाया जाता है, चाइना उसके मतलब आसपास भी नहीं, कोसों दूर है उससे। और इसलिए जिन व्यक्तियों ने इन दोनों देशों में काम किया उनसे आप बात करके देखिए, वो बताएंगे कि कोई तुलना ही नहीं है। वहां तो हवा में उद्यमशीलता है, हर व्यक्ति उद्यमशील होना चाह रहा है। और इसलिए जितने नए उद्यम हो रहे हैं बड़े बड़े, उनमें से अधिकांश अमेरिका में हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। इसकी वजह केवल उनका पैसा नहीं है, उतना पैसा तो कई देशों के पास है कि वो मैनेज कर सकते हैं। वो वैल्यू सिस्टम कहां से लाएंगे, इंसेंटिव कहां से लेके आएंगे। और एक समय के बाद सवाल ये भी है कि मान लीजिए आपका ग्रोथ बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गया है, मामला सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने का है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी है? डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। तो जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, वितरण मूलक न्याय कहते हैं, वो सुनिश्चित करने के लिए भी वैल्यू सिस्टम ही चाहिए। वो वैल्यू सिस्टम क्या होगा? समानता का होगा, सामाजिक न्याय का होगा। और ये सब भी क्या है? मूल्य है। तो यदि किसी देश के पास उद्यमिता का मूल्य है तो उसका आर्थिक वृद्धि बहुत तेज होगी। और यदि साथ में समानता और वितरण मूलक न्याय के मूल्य भी हैं तो उस वृद्धि में समाज के लगभग सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसको आप लोग अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, वो सुनिश्चित हो, ये भी हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि एथिकल सिस्टम समाज के अस्तित्व के लिए, समाज के चलने के लिए और समाज के आगे बढ़ने के लिए, तीनों के लिए जरूरी है। लिख पाएंगे 5 पॉइंट से वाले सारे? चलो, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? आईएएस बनने के बाद स्टार्टअप, सोशल स्टार्टअप कर सकते हैं और इकोनॉमिक स्टार्टअप भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप देख, दो बातें हैं। बैठो तो सही, पहले बता दो फिर आप पूछ लेना। सोशल स्टार्टअप ये कर सकते हैं कि आप एक निष्क्रिय आईएएस हैं कि सक्रिय आईएएस हैं, ये अंतर तो है। कुछ आईएएस खूब मेहनत करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक आईएएस ने, जिसका नाम मेरे ख्याल से आर्मस्ट्रॉन्ग पेन शायद उसका नाम है ना, उस व्यक्ति ने क्या किया, एक सड़क बनाने की जरूरत थी, पैसा था नहीं प्रशासन के पास, बाकी लोग फाइलें चलाते रहे, वो भी चला सकता था। उसने समाज से मदद ली, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, पब्लिक मनी को ट्रांसपेरेंट रखा, पूरे अकाउंट्स रखे उसके, और उस पैसे से वो सड़क बनवा दी और लोगों की जिंदगी एकदम आसान कर दी। इसको बोलते हैं सामाजिक उद्यमशीलता। ये फाइनेंशियल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए आप किसी राज्य की नौकरी में हैं, या जैसे आईएएस हैं, रेलवे मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपने रेलवे मिनिस्टर से कहा कि सर रेलवे बहुत नुकसान झेलता है कई हिस्सों में, हमें रेलवे की आय बढ़ानी चाहिए। मंत्री कह रहे हैं हम तो चाह रहे हैं, कैसे बढ़ाएं आय? अब ये वो आईएएस है जिसमें उद्यमशीलता की समझ है, पर ये है नौकरी में, और इसके अंदर ये इच्छा नहीं कि नौकरी छोड़ के अपना उद्यम चलाए, ये अपनी उद्यमशीलता को प्रशासन की दुनिया में ही खपाना चाह रहा है। ऐसे ही किसी आईएएस ने तेजस एक्सप्रेस शुरू की होगी, और तेजस एक्सप्रेस ने अपने पहले ही महीने में 70 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, सारे खर्चे निकालने के बाद। तो उद्यमशीलता आप सरकार में रह के सरकारी कंपनियों में कर सकते हैं, सोशल लेवल पे कर सकते हैं, और अगर वैसे करना है तो फिर रिजाइन करके अपना कर सकते हैं। फिर क्या दिक्कत है? अगर आपको लगे कि आपका वही क्षेत्र है तो रिजाइन कीजिए, अपना कुछ कीजिए। ऐसे कई लोग हैं जो अपना काम कर लेते हैं। मतलब मैं तो क्या हूं, लेकिन हाँ ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो, जिनको ठीक लगता है तो करते हैं। इंदौर वाले कौन है, नाम बताओ? हाँ, निजी स्टार्टअप चल रहा है नौकरी करते हुए? पी नरहरी का स्टार्टअप चल रहा है? नहीं, देखो समझो, अगर कोई स्टार्टअप चला भी रहा होगा ना, तो एक तरीका ये होता है कि आईएएस हैं, अपना काम कम कर रहे हैं, मान लीजिए पत्नी के नाम से, पिता के नाम से, माँ के नाम से कंपनी खोल ली, अपने संपर्कों को यूज कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं। ऐसा तो कई लोग करते हैं, पर वो देखना पड़ेगा। मैं ऐसे बिना आधारों की बात करना ठीक नहीं है, देखना पड़ेगा कैसे चल रहा है। अगर वो सरकार के ढांचे में चल रहा है तो अलग मामला, फिर वो कोऑपरेटिव कमेटी जैसा कुछ होगा, तथ्यों के बिना बात कैसे करें। लेकिन हाँ, उद्यमशीलता अगर है तो आप सरकार में रहकर किसी पीएसयू के लेवल पर या सरकारी कंपनी के स्तर पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पढ़ेंगे आगे चलकर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दुनिया में अगर आप सक्रिय हो जाएंगे तो सरकार भी चुन चुन के आपको पीएसयूज में भेजेगी ताकि आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। तो ऐसे अधिकारी सरकार को चाहिए होते हैं, हमेशा चाहिए होते हैं। चलिए, ये वाला प्रश्न अब मान के चलो कि आप कर लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न ये आ सकता है कि कह रहे चाइना अमेरिका में इतना अंतर है तो चाइना के प्रोडक्ट हर देश में क्यों भरे पड़े हैं? मतलब एक तो हर चीज में नहीं भरे पड़े हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में चाइना आगे है क्योंकि उसके पास लेबर बहुत सस्ती है। लेबर सस्ती है, सरकार की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो बहुत कम कीमत में बहुत चीजें बना लेते हैं। अमेरिका में लेबर बहुत महंगी है और इसलिए जो लेबर इंटेंसिव चीजें उसमें अमेरिका उनकी बराबरी नहीं कर पाता है। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में भी चाइनीज माल की भरमार है। जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, शॉर्ट टर्म कंज्यूमर आइटम्स में चाइनीज माल की भरमार रहती है। और जैसे भारत में होता है कि चाइना का माल है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वहां ऐसा नहीं है। वहां चाइना का वो सामान जाता है जो चांद तक ही चलता है, शाम तक नहीं चलता है। तो चाइनीज सामान को लेकर जो यहाँ ख्याति है कि बहुत खराब होगा, वहां नहीं है, क्योंकि चाइना की कंपनियां भी मार्केट के हिसाब से सामान बेचती है ना। जो खराब सामान है वो यहाँ बेचते हैं क्योंकि यहाँ खप जाता है, वहां नहीं खपता है, वहां बढ़िया सामान जाता है। ठीक वैसे ही कई चीजों में अमेरिका बहुत आगे हुआ। अब सर्विस सेक्टर की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। गूगल जैसी कंपनियां या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कंपनियां फ्यूचर तो नहीं का है। टेस्ला इनोवेशन में सबसे आगे चल रही है कंपनी, वो अमेरिका में है। तो जितने इनोवेटिव फील्ड्स हैं उनमें चाइना अमेरिका से बहुत पीछे रह जाएगा। और जितने ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भारत ने अमेरिका के 10 उपग्रह छोड़े, है ना, ऐसा सुनते रहते हैं, अभी आजकल में भी शायद हुआ है कि होने वाला है।
अच्छा, जब पहली बार आया तो मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात से कि चलो भारत ने अमेरिका के उपग्रह छोड़े, वाह क्या बात है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों किया अमेरिका ने? इसलिए किया कि सस्ता पड़ता है। वो नहीं छोड़ सकते ऐसा थोड़ा ना है, वो छोड़ ही रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन्होंने सीख लिया है, छोड़ रहे हैं तो 2-4 बम पटाखे इनको दे देते हैं कि चलो हमारा भी छोड़ देना, अभी छोड़ दो हमारे भी। हम खुश हैं क्योंकि हमें इससे काम मिल गया। जो एंटेक्स कॉर्पोरेशन है हमारा, उससे कुछ कमा लेगा। लेकिन अगर वो हमें काम दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये काम नहीं कर सकते। शायद वो हमसे बेहतर कर लेंगे, लेकिन उनको क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं तो उन्होंने जानबूझ के आउटसोर्स कर दिया। तो चाइना अमेरिका में अंतर रिसर्च लेवल में, वैल्यू सिस्टम में, उस अंतर की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ मामलों में तो चाइना आगे है ही। अब ओलंपिक्स में चाइना आगे है, लेकिन उसका महत्व नहीं है। चाइनीज प्लेयर्स के बारे में दुनिया भर में समझ, अगर कभी आप पढ़े ओलंपिक्स में जो लोग गए उनकी डायरीज पढ़ें, चाइना के प्लेयर गोल्ड मेडल जीतते हैं पर खुश नहीं होते। वो 3, 4, 5 की उम्र में वो प्लेयर्स को चुन लेते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इस गेम में ठीक है, इस गेम में ठीक है। गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को सरकारी हॉस्टल में डाला, खिलाना शुरू किया। दिन भर में 8-10 घंटे खिलाते हैं। स्पोर्ट्स के जो उनके टीचर्स होते हैं वो इतने खूंखार होते हैं कि उनको मार मार के इतना अभ्यास करवाते हैं, और अभ्यास करते करते वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि दुनिया भर में सबको हरा के आ जाते हैं। उसके बावजूद उनको खुश रहना नहीं आता। अब अमेरिका के जो प्लेयर्स होंगे वो इस कंडीशन से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र वाला देश है ना, डेमोक्रेसी वाले देश में ऐसी हरकत आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए अगर अमेरिका स्पोर्ट्स में चाइना से हार भी गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी जीत को बहुत सेलिब्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि जो जीत रहे हैं वो खुद से नहीं जीत पा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। वो खुद अपने जीवन से कितने खुश हैं। इस पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए थे कई बार कि चाइनीज प्लेयर्स को देख के लगता है कि वो सेना चल रही है, सैनिकों जैसे हैं। वो खिलाड़ी नहीं अंदर से, वो सैनिक हैं। और खिलाड़ी अगर सैनिक हो गया तो फिर इसमें खुशी की क्या बात है। जैसे भारत कहे कि हम चाइना से पीछे हैं, और भारत में जो आजादी है अगर उसे खो के उत्पादन बढ़ा भी लिया तो फायदा नहीं है उसका। उत्पादन कमी ठीक है, लड़ियां चाइना से मंगवा लेंगे, कोई बात नहीं, पर आजादी के साथ रहेंगे। उसकी अपनी कीमत है ना भाई, उसका मूल्य ज्यादा है। आजादी से बड़ा मूल्य क्या होता है? तो चाइनीज आदमी को जब आजादी नहीं मिलती तो बचेगा क्या? चलिए, अब एक छोटा सा प्रश्न है, किसी व्यक्तिगत कृत्य की नैतिकता कैसे तय करेंगे? और सारी केस स्टडीज में आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू काम आएगा। किसी इंडिविजुअल एक्ट की नैतिकता है। हाँ, जवाब दूं? जवाब दूं? ये कह रहे हैं आपके हिसाब से हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो फिर महान नेता समाज का विकास कैसे करते हैं? हॉब्स के हिसाब से हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो महान नेता समाज के विकास में जो योगदान करते हैं कैसे करते हैं? एक वाक्य में बताओ, मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हाँ या ना? बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, चाहते तो हैं, उनकी अपनी परसेप्शन अपना है, उसमें आपको असहमति हो सकती है, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? चाहते ही हैं। मोदी जी सिर्फ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम नहीं चाहते। ये ठीक है? मोदी जी देश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, किंतु ये चाहते हैं कि उनका नाम अमर हो जाए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक लग रही तीनों में से? तीसरे वाली। तो नेता का, महान नेता का स्वार्थ देश के विकास से जुड़ा हुआ है। देश के विकास करने से उसके स्वार्थ को जो संतुष्टि मिलेगी वो किसी और तरीके से मिल नहीं सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी का स्वार्थ है महान होना, आपका स्वार्थ आईएएस बनना है, उनका स्वार्थ महान होना है, इतिहास की पुस्तकों में नाम लिखवाना है। जबरदस्ती नहीं लिखवाना है, मतलब सही तरीके से लिखवाना है। जो मुद्रा है ना, उस पर फोटो या तो 2 छपेंगी आज से 10 साल बाद, या चेंज होगी, सीधी सी बात है ना। जिस आदमी का सपना होना है महान, वो महान होने के लिए हर प्रयत्न करेगा, और महान होने का एक ही प्रयत्न है, देश के विकास में इतना काम करो कि लोग याद रखें। घोर स्वार्थी आदमी है, स्वार्थ का स्तर ऊंचा है। ठीक है प्रभु, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई खास एक्ट कोई आपसे पूछे, कोई एक्शन पूछे कि भाई इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये काम नैतिक है कि अनैतिक है, इसका फैसला कैसे करेंगे? इसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल एक्ट की नैतिकता का निर्धारण कैसे होगा। जब भी आपसे पूछें तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं, इसको ध्यान रखें। एक तो है कृत्य, यानी कि एक्ट। कुल मिला के 6 पैरामीटर्स हैं या 5 पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान रखेंगे तो आपका जजमेंट ठीक होगा। तो प्रश्न है कि कृत्य नैतिक है या अनैतिक? नैतिक है तो कितना नैतिक है, अनैतिक है तो कितना अनैतिक है? इसका फैसला करने के आधार क्या क्या होते हैं? पहला आधार होता है कृत्य अपने आप में खुद ही, कि कृत्य कैसा है। मैं आपको सारे समझाऊंगा विस्तार में। दूसरी बात, जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं कर्ता, एक्टर। अब ये मत कहना कि अभिनेता होता है, ये तो है ना, यहाँ एक्ट करने वाले के सेंस में एक्टर कह रहे हैं। तो दूसरा हो गया कर्ता, यानी कि एक्टर। तीसरा होती है कर्ता की इंटेंशन या प्रयोजन या इरादा। इंटेंशन। चौथा हो सकता है कि कर्ता की परिस्थितियां क्या थी, या कृत्य के समय परिस्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां या सर्कमस्टांसेस। पांचवा हो सकता है कि कृत्य किसके प्रति किया गया। भाई जब भी मैं कोई कृत्य करूंगा, नैतिक कृत्य हवा में तो होगा नहीं। किसी ने सिर्फ अपने साथ कुछ किया तो हम उसको जनरली नैतिक परिधि में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, आत्महत्या की तो हम कहेंगे अनैतिक कृत्य है, क्योंकि उसका कुल मिलाकर प्रभाव समाज पे अच्छा नहीं पड़ेगा।
लेकिन मान लीजिए कोई आदमी ये कहे कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नाराज हूं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जिससे नाराज है उसको बताया भी नहीं, किसी और को भी नहीं बताया, मन ही मन में सोचा कि आज मैं उससे नाराज हूं इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने आज खाना नहीं खाया, कल वो ठीक हो गया, उसने खाना खा लिया, किसी को बताया भी नहीं कि खाना क्यों नहीं खाया था। क्या इसे कोई नैतिक अनैतिक कृत्य मानेंगे या निर्नैतिक टाइप का है? निर्नैतिक टाइप का है। अगर किसी को फोन करके बोले देख तेरी वजह से आज मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो खाना नहीं खाना तो अनैतिक है ही, ये कहने से और अनैतिक हो गया मामला। अरे भाई तुम नहीं खा रहे मत खाओ, उसे क्यों जला रहे हो बिना बात के, दूसरे व्यक्ति को और दुखी कर दिया बिना बात के। तो यहाँ नैतिक अनैतिक का मामला आ जाएगा, लेकिन वो चुपचाप नहीं खा रहा तो उसकी पर्सनल चॉइस का मामला है। तो आपने जो भी कृत्य किया उसका परिणाम जिसको भुगतना पड़ा वो या तो होगा विक्टिम या होगा बेनिफिशियरी, या तो होगा लाभ, मतलब क्या पीड़ित पक्ष कह लीजिए या लाभार्थी कह लीजिए। तो पीड़ित कौन है या लाभार्थी कौन है? अगर नैतिक कृत्य है तो लाभार्थी हो जाएगा, अनैतिक कृत्य है तो पीड़ित हो जाएगा। तो पीड़ित या लाभार्थी बेनिफिशियरी कौन है? कौन है का मतलब उसकी क्या परिस्थितियां हैं, उसका कैसा व्यक्तित्व है, वो सब पक्ष आ जाएंगे। और अंतिम बात है प्रभाव। जो कृत्य हमने किया उस कृत्य का प्रभाव या परिणाम, इंपैक्ट कैसा है। अच्छा मैं बोल देता हूं, इंपैक्ट है IMPACT, इंपैक्ट। बेनिफिशियरी में शायद आपको लग रहा होगा कुछ, ये N है भाई, बेनिफिशियरी। ठीक, अगर जल्दी से काउंट कर लीजिए कि 6 बने कि नहीं बने। सबसे पहला मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश में जोर से बोल देना क्या है। सबसे पहला कृत्य, दूसरा कर्ता, तीसरा इरादा, चौथा प्रयोजन। देखा ना, इरादा प्रयोजन एक ही बात है भाई। चौथा है परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस। पांचवा है पीड़ित या लाभार्थी, विक्टिम या बेनिफिशियरी। छठा है प्रभाव या परिणाम, इंपैक्ट या रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए इन सबका क्या मतलब, इनके बारे में एक दो वाक्य आप लिख पाए इतना काफी है। एक तो कृत्य अपने आप में कैसा है ये पक्ष है। ऐसा हो सकता है ना कृत्य जैसे कुछ होते कम गंभीरता वाले कृत्य, कुछ होते ज्यादा गंभीरता वाले। तो कृत्य की गंभीरता का स्तर क्या है, एक तो ये प्रसंग हो सकता है, अच्छा हो चाहे बुरा कृत्य हो, कितना गंभीर है। तो जैसे बुरे कृत्यों के बारे में हम क्या कहते हैं, साधारण स्तर का बुरा कृत्य है और जघन्य किस्म का है, हीनस एक्ट है, हीनस क्राइम है। तो कृत्य अपने आप में कितना अच्छा या कितना बुरा है, एक तो ये देखना पड़ेगा। यहां सवाल ये कि एक जज जब फैसला करता है किसी कृत्य के बारे में, उसके जजमेंट में कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं जिनके बेस पे वो अपना फैसला लिखता है। और केस स्टडीज में इतना समय पता नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन एक अच्छा तरीका है, इंडिविजुअल केस स्टडी है तो जल्दी से आप देख लें कि आपके आंसर में ये सारे पॉइंट्स शामिल हुए कि नहीं हुए। कहीं कहीं संभव नहीं होगा, वहां छोड़ दीजिए, लेकिन जहां तक संभव हो एक बार टटोल लीजिए, कम से कम प्रैक्टिस के दौरान टटोलते रहिए कि पॉइंट्स कोई मिस तो नहीं हो रहा है। ये अधिकतम 6 पॉइंट्स हो सकते हैं किसी केस स्टडी को सॉल्व करने में। दूसरा, एक्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि ये पहली बार हुआ है या रिपीट हुआ है। पहली बार किया गया कृत्य है या रिपीटेड या पुनरावृत्ति वाला ऑफेंस या एक्ट है। आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई रिपीट ऑफेंस है तो उसकी डिग्री बढ़ जाती है अपने आप, और इसलिए हमारी आईपीसी में कई जगह लिखा है कि यह अपराध पहली बार किया गया तो अधिकतम 7 साल की सजा, रिपीट ऑफेंस है तो 10 साल, और फिर रिपीट है तो उम्र कैद या मृत्युदंड। ऐसा कई जगह प्रावधान होता है। दूसरा है कि कर्ता कौन है। कर्ता, कर्ता के बारे में सबसे पहले देखिए उसकी एज क्या है। आपको अच्छे से पता है कि 7 साल से छोटा करता है तो दरअसल वो करता है ही नहीं, उससे होता है, वो करता नहीं है ना। तो उसको तो माफी कर देना है, कुछ भी कर ले। अब आपको पता है कि पहले 18 साल तक के जो करता थे उनके बारे में ये था कि उनको बच्चा माना जाएगा। तो जब ये बहुत विरोध हुआ इस बात का, तो हमने एक प्रावधान कर दिया कि 16 से 18 वाले के मामले में जो जूरी है वो जूरी डिसाइड करेगी कि इसको हम बालिग मान लें या नाबालिग माने, और जूरी डिसाइड करेगी उसकी हरकतों से, उसकी बैकग्राउंड से, उसकी पहले के रिकॉर्ड से, केस की जो जघन्यता है उसके आधार पर इन सब पे तय करती है। अब जैसे ये मामला एज वाला, 18 साल जब तक एज थी तब तक 17.5 साल वाले कई लोग ऐसे अपराध करते थे कि समाज हिल जाता था, जो निर्भया केस में भी देखा हमने। तो समाज ने कहा ठीक करो, 16 कर दो। जब से 16 हुआ है तब से 15 साल 6 महीने से 15 साल 11 महीने 29 दिन की उम्र के लोग, कई लोग इस भाव से अपराध करते हैं कि आखिरी 3 महीने कर ले, जल्दी कर ले, 16 का हो जाएगा। आपने देखे ऐसे केसेस, खूब कोट होते हैं खबरों में ऐसे केसेस कि अपराध करने वाला 16 साल से 3 दिन कम था, और जो करवा रहे हैं मास्टर माइंड्स वो तो बड़े हैं। वो चुन चुन के गरीबों की बस्तियों में से उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनकी उम्र 16 से कम है, और पहले सब चेक करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, 16 का नहीं हुआ चलो आ जाओ गैंग में आ जाओ। और फिर जब वो 16 का होने वाला उससे पहले 2-3 बड़े अपराध करवा देंगे उससे। जैसे बड़ा होगा अब पेंशन मिलेगी इसको, चलो भाई तुम बड़े हो गए पेंशन लो। आपने कितनी अच्छी भावना से बनाया था कानून, कुछ डैश लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। अब कई लोग क्या बोल रहे हैं, 12 साल करोगे इसको, और करते करते अंत में सारे बच्चे जेल चले जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे। कितनी भी अच्छी भावना से बना लीजिए कानून, कुछ लोग उसका मिसयूज कर ही लेंगे। तो अंत में एक स्थिति पता क्या आती है, हर जगह ऐसी स्थिति आती है कि अंत में लोकतंत्र कैसे काम करता है कि वो ये नहीं देख पाता कि अधिकांश लोग ठीक चल रहे हैं, उसे वो 2 लोग दिख रहे हैं जिसने गड़बड़ की है। और सबसे बुरी स्थिति है जब कानून या व्यवस्था उन 2 के हिसाब से बनने लग जाती है
कि 16 की उम्र के नियम से लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसको 12 कर दो। वो 2-4 फिर भी गड़बड़ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में 12 से 16 वाले स्वाभाविक बचपन के बच्चे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था के दिमाग में 1000 में से 998 बच्चे नहीं आ रहे जो ठीक चल रहे हैं। वो 2 बच्चे इतने हावी हो गए दिमाग के अंदर कि कानून उनके हिसाब से बन रहा है, न कि 998 के हिसाब से बन रहा है। ये आखिरी बात समझ में आ रही है? और ये व्यवस्था का दुर्भाग्य होता है जब आप केवल अपराधियों को दिमाग में रख के सारे नियम बनाने लगे। ये दुर्भाग्य की बात होती है, कई बार मजबूरी भी होती है, अलग बात है। तो कर्ता के मामले में सबसे पहले देखिए एज क्या है, दूसरा देखिए उसका जेंडर क्या है, लड़का है, लड़की है, थर्ड जेंडर है, इस बात से भी ठीक ठाक फर्क पड़ जाता है, क्योंकि क्राइम का पूरा इतिहास जो है ना उसमें जेंडर के स्तर पर डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं। तीसरा देखना चाहिए उसकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस कैसी है। मेंटल प्लस फिजिकल फिटनेस, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है तो आप उसके अपराध की जघन्यता को कम मानेंगे, ज्यादा नहीं मानेंगे। और यदि कोई फिट है, एकदम अच्छा खासा है, तब उसकी अपराध की डिग्री बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी जितनी सामान्य रूप से थी। अंतिम बात है उसकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि। जैसे ये कि अगर वो बचपन से अनाथ है, उसे माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का संरक्षण नहीं मिला, परिवार की सुरक्षा नहीं मिली, और बचपन से ही कभी रद्दी के टुकड़े इकट्ठे करके, कभी स्टेशन पे कुछ करके इस तरह से जिंदा रहा है, तो न्यायाधीश को उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि वो उसने जो अपराध किया वो एक पक्ष है, लेकिन वो खुद परिस्थितियों का मारा हुआ है। समाज के अपराध का परिणाम है वो, ये भी तो एक पक्ष इस बात का है ही। और सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप मर गए थे, उसे कितनी बार मारते रहेंगे हम। एक बार तो पहले ऐसा हुआ, परिस्थितियां नहीं मिली, अब व्यवस्था मार रही है, जेल में डाल दिया उसको, पीटा खूब जम के। तो ये इनह्यूमन किस्म का एलिमेंट उसमें आएगा, उससे हमें बचना चाहिए। ठीक। तीसरा है उस व्यक्ति का इरादा क्या था। कभी कभी क्या होता है कि इरादा कुछ और ही था, गलती से कुछ हो गया। यदि इरादा वैसा नहीं था तो अपराध की मात्रा लगभग 0 के आसपास हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ऐसा होता ना कि इरादा नहीं है, हो गया। मतलब मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के जीवन में एक आध ऐसा प्रसंग तो हो ही जाता होगा कि जहां पे इरादा नहीं था लेकिन किसी का नुकसान हो गया आपसे, ऐसा हो ही जाता है। उसमें क्या करेंगे? साल 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जो नए चलना शुरू करते हैं, 1 साल का हुआ, चल उसको पहली बार पता लगा पैर चलने के लिए होते हैं, चलना शुरू किया, उसके पैर में इतनी गति रहती है, उसको लगता है सारा चल दुनिया में चला जा सकता है। और यदि वो ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं बच्चे, जो सामान हाथ में आता है जाके बाहर फेंकते हैं सड़क के ऊपर। तो ये आपने भी किया ही होगा, सब करते हैं बच्चे। अब मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा घर में है, उसके हाथ में मोबाइल फोन आ गया और उसको लग रहा है मेरी माँ देखना ले, पूरी गति से भाग रहा है बाहर की तरफ। और माँ को चिंता है, उसका एप्पल का फोन उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में है। माँ को लग रहा है मेरी हड्डियां टूट जाए पर फोन को कुछ ना हो। और जब तक पहुंची बच्चे ने फेंक दिया धम से, और नीचे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा था, 8वें फ्लोर से फेंका है। नीचे जाते जाते प्रक्षेपास्त्र बन गया है फोन, और उसके सिर पे सीधा गिरा और फाड़ के निकल गया पूरे सिर को, संतरे की तरह सिर खुल गया उसका एकदम। अब उस 2 साल के बच्चे को फांसी पर टांग दोगे क्या? उसकी तो इंटेंशन थी नहीं ऐसी, उसको पता भी नहीं कि क्या हुआ, ये खुला कैसे, उसको तो समझ नहीं आ रहा, उसको तो इंटेंशन जीरो है। लेकिन इस मामले में उसके माँ और बाप को थोड़ी बहुत सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब घर में 2 साल का बच्चा है तुम्हारे घर में भाई, तो घर में जहां जहां से फेंक सकता है उसको कवर करके रखो, ये सावधानी की उम्मीद तो की जाएगी ना उनसे। तो यहाँ जो लापरवाही की सजा है वो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये देखना पड़ेगा कि इरादा क्या था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इरादा ज्यादा खतरनाक रहा हो, एक्ट उतना हो ना पाया हो, ये भी तो हो सकता है कि कोई बहुत बहुत ही खराब इरादे से घुसा घर में, लेकिन जो कर पाया उसकी तुलना में बहुत कम कर पाया। एक बच्चा 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है केस लेके। वो कह रहा है कि मेरा एक दोस्त एक एग्जामिनेशन सेंटर में गया, उसका एग्जाम था नहीं, वो नकल करवाने गया था किसी को, पर करवाई नहीं थी अभी तक, सही मौका नहीं मिला था, और उसको पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ अभियोग चलाया गया। तो जब आपने कहा था कि कृत्य किया ही नहीं, तो कृत्य के बिना तो नैतिकता अनैतिकता दंडवंड होता नहीं है, तो जब कृत्य किया ही नहीं तो उस पर केस कैसे चल गया? तो परसों मैंने पूरा प्रयत्न किया समझाने का, मैं नहीं समझा पाया। कल वो फिर आया तो कल मैंने समझाने का उसको एग्जाम्पल दिया एक। तो मैंने उससे कहा कि मान लो कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करने के लिए रात को 2 बजे उसके घर में घुस गया, चाबी बना के खोल के उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया। उसका इरादा था कि चोरी करूंगा, मर्डर करूंगा। चोरी कर ही रहा था कि वो आदमी उठ गया। इसका मन था कि चाकू घोंप दूं, पर उसने ऐसी लात मारी कि चाकू वहां में उड़ गया और 2 लात खा के नीचे पड़ गया फिर आदमी। फिर पुलिस आ गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, और इसने पुलिस से पूछा कि मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने तो कृत्य किया ही नहीं था अब तक, फिर किस बात की सजा मुझे दे रहे हो? तो पुलिस कहेगी मर्डर की नहीं दे रहे क्योंकि आप नहीं कर पाए थे, चोरी की भी नहीं दे रहे क्योंकि आप कर नहीं पाए थे, पर आप किसी के घर में रात को 12 बजे अवैध घुसपैठ कर चुके थे, क्रिमिनल ट्रेसपास कर चुके थे, उसकी तो देंगे ना भाई, उसकी तो मिलेगी सजा। तो कई बार एक एक्ट में कई एक्ट शामिल होते हैं। अब हो सकता है कि ऐसा मामला हो कि इंटेंशन बहुत खराब रही हो, एक्ट उतना हो ही ना पाया हो, और ऐसे मामले में यदि इंटेंशन ज्यादा खराब रही हो तो सजा देते समय जज उसकी डिग्री को कम करेगा या बढ़ा लेगा? बढ़ा लेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना कि उस एक्ट के लिए जो अधिकतम सजा हो सकती है वो देगा, न कि न्यूनतम सजा देगा। आईपीसी के अधिकांश सेक्शन से पता कैसे लिखा होता है? एक एक्ट है, फिर क्या लिखा होता है? न्यूनतम 3 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा। 3 से 7 के बीच में कौन सी सजा दी जाएगी ये जज इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे तय करता है।
और जब लगता है कि इंटेंशन ज्यादा खराब थी, सजा बढ़ जाएगी। जब लगता है मासूम था, गलती से हुआ है, तो सजा कम हो जाएगी। चौथी बात है परिस्थितियां। परिस्थितियों का मतलब है कृत्य के समय की परिस्थितियां, क्योंकि कर्ता की बैकग्राउंड तो पहले हम देख चुके हैं। कृत्य के समय की परिस्थितियां क्या है? कभी कभी क्या होता है कि सामान्य स्थितियां हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये बात समझाने के लिए मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ बच्चों से, लेकिन आप लोगों ने पहले उसका जवाब दे दिया था ठीक तरीके से। मैं प्रश्न ये पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दावा कर सकते हैं कि वो किसी मनुष्य की हत्या नहीं कर सकते? पर ये सवाल आपने पहले सॉल्व कर लिया है, तो आपको ये बहुत ही टिटपुंजिया सवाल लग रहा होगा, क्योंकि आपका स्तर तो बहुत ऊंचा हो गया इससे तुलना में। तो वैसे आप में से कितने लोग कभी हत्या नहीं कर सकते? बताइए। देश में छोड़ा दीजिए, देश का मामला नहीं है, ना समाज का मामला है, अब बताओ। ना परिवार की रक्षा का मामला है, अब बताओ। ना देश की रक्षा, ना परिवार की रक्षा, ना समाज की रक्षा, सेल्फ डिफेंस का मामला भी नहीं है, बताओ। अब बताओ। अब आप में से 20-25 लोग जो हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, बैठिए। उत्तर फिर वही है कि आप कर सकते हैं। इसकी एक और वजह हो सकती है, वो हो सकती है गलतफहमी। और गलतफहमी की वजह से आपके इमोशंस का ऐसा आउटबर्स्ट कि आपका दिमाग उस समय इमोशंस के पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए, पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज गुस्सा आया, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, कह दिया या कर दिया, और बाद में खूब पछताए कि ये क्या हो गया। ऐसा होता ही होगा। ऐसी ही कोई परिस्थिति कल्पना कीजिए जिस परिस्थिति में आप अपना आपा खो बैठे, जिसको हम असामान्य परिस्थिति या जटिल परिस्थिति कह सकते हैं। मैंने भी आपसे कहा ना कि परिवार की रक्षा का मसला नहीं है, रक्षा का मतलब है जीवन की रक्षा का मसला नहीं है, लेकिन सम्मान भी तो चीज होती है। लड़कों से एक सवाल पूछता हूँ, लड़कियां इसमें नहीं बोलेंगी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बहन के साथ सड़क पे जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, जीवन पे खतरा एकदम नहीं है, कोई खतरा नहीं जीवन पे। कोई शोहदा आपकी बहन को कुछ ऐसा बोल रहा है जो ठीक बात नहीं है, खराब बात बोल रहा है। 2-3 हैं, आपने समझाया कि भाई ऐसा मत करो, वो नहीं समझ रहे, लगातार साथ साथ चल रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, समझा भी लिया। रास्ते में पुलिस वाला दिखा, आपने पुलिस को बोला, पुलिस वाले ने उनसे कैसे क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है चलो, बोले हाँ सर, हाँ सर, फिर वो सब शुरू कर दिया। 10-20 मिनट हो गए सब होते होते, और इतने में आपकी बहन की आंख से आंसू टपक गया। ठीक है, आंसू क्रांतियां पैदा कर देता है। आंसू बहुत खतरनाक चीज है। बापों से पूछो, लड़कियों के बापों से पूछो आंसू का क्या महत्व होता है। बेटी की आंख से मोटा सा आंसू टपक जाए ना, सारे बाप ढेर हो जाते हैं। उसके बाद माफी मांगते तुरंत कि नहीं बेटा माफ कर दो मुझे। लड़कियों की हंसी बता रही है कि हाँ यही हथियार हमारा है, यही हमारा सबसे पवित्र हथियार है। तो लड़के सोच रहे कि हम रोए तो 2 और पड़ेंगे, कम छोरा होकर रोता है, छोरा के छोरी है, फिर 2 कस के मारेंगे, खबरदार रोया तो। लड़कों की दुर्दशा लगे, जब वो पिटते हैं रोते हैं, फिर रो रहे हैं इसलिए पिटते हैं, तो चक्रक दोष है। पीटे क्यों? रोए थे, रोए क्यों? पिटे थे। ये मामला बन जाता है। लड़कियों के मामले में रोते ही फुल स्टॉप हो जाता है, फिर वो चक्रक दोष नहीं बनता है। ठीक है, चलो। हाँ, पिता लोग क्या करते हैं, उसकी वजह लड़के खुद भी होते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि बाप लोग बाई चॉइस लड़कों को मारते हैं। देखो, लड़का पालना और लड़की पालने में ना 19 और 1 का अनुपात है मेहनत का। लड़का प्रकृति से छटा हुआ होता है, उसे संभालना बड़ा जटिल काम है। ये जब आप कल को पेरेंट बनेंगे तो शायद समझ पाएंगे, लेकिन जनरल परसेप्शन पेरेंट्स में ये है कि लड़की तो ठीक से मैनेज हो जाता है, लड़का संभालना बड़ा टफ काम है। वो हर दिन घर में क्रांति करता रहता है, और बाप को लगता है एक मैन में 2 तलवार कैसे रहें, तो फिर वो भांजता तलवार क्या करे बेचारा, संघर्ष रहता है सत्ता का। चल खैर, तो मूल जो बात वो ये है कि असामान्य या जटिल परिस्थितियों में अगर नहीं मानोगे, हाँ बोलो क्या? महात्मा गांधी, अच्छा बैठो। कह रहे महात्मा गांधी का कथन है कि मैं मरने को तैयार हूं किंतु किसी को मारने को नहीं। ऐसा कहा आपने? यही कहा ना। उन्हीं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रसंग ये है कि एक बार एक बछड़ा तड़प रहा था दर्द से, ठीक, उसका मरना तय था कुछ समय के बाद। तो महात्मा गांधी ने चेले से कहा कि उसे गोली मार दो। चेला क्योंकि स्वभावतः है चेला होता है, उसने कहा बापू आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, आप तो फलाना है ढिकाना है। बापू बोले पर लाठी भी है, इतना मारूंगा, मारे से गोली पहले। फिर उसे गोली मार दी। फिर कहा बापू आप ज्ञान दो कि आपने ऐसा क्यों किया। तब बापू ने ज्ञान दिया। बापू ने कहा इसका मरना तय था, अभी नहीं तो 1 घंटे मर जाता। ऑप्शन 2 ही थे, दर्द के साथ मरे या दर्द के बिना मरे। दर्द के बिना मरने में अहिंसा है, किंतु उसके लिए गोली मारना जरूरी है। तो कभी कभी गोली मारना अहिंसा हो सकती है और गोली नहीं मारना हिंसा हो सकती है। आप कहेंगे हम तो मनुष्य की बात कर रहे थे, आप बीच में ये लेके आ गए कि मैं क्या रहे थे बछड़ा। हाँ, तो इसके लिए आपको महात्मा गांधी का एक वाक्य और देखना पड़ेगा, वो है ईशावास्यमिदं सर्वम। इसका मतलब है इस संसार के सभी प्राणी ईश्वर के व्यक्त रूप हैं। मनुष्य और अन्य प्राणी सजातीय हैं, विजातीय नहीं है। अब फार्मूला लगाओ, A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C। मनुष्य बराबर बछड़ा, बछड़े को मारा,
यानी मनुष्य को मार सकते थे। मतलब मैं कल्पना कर रहा हूं कि यदि बछड़े की जगह कोई मनुष्य होता तब गांधी जी क्या करते। फिर आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं पराजित हुआ, आप विजयी हुए, बधाई हो बहुत बहुत आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ो। तो बस सिंपल बात है, परिस्थिति ध्यान रखिए। अगर परिस्थिति सामान्य है तो हम सामान्य तरीके से लेंगे, लेकिन यदि असामान्य स्थितियां हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, उस समय वो बेचारा किसी ऐसी स्थिति में कि होशो हवास खो बैठा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बहन जा रही है, बहन की आंख से आंसू गिर गया, उसने इस भाव से आपको देखा कि भैया हर साल राखी बांधती हूँ, एक साल भी नागा नहीं किया मैंने, तो हर साल बांधी राखी भैया, इसी दिन के लिए बांधी थी। क्या भैया, क्या सोचा था, क्या निकले आप। अगर इस भाव से बहन भाई को देख ले, और मैं फिर कह रहा हूं बहन के जीवन में कोई खतरा नहीं है, एकदम ठीक है, थोड़ी देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में से कितने लोग ऐसी स्थिति में आपा खो बैठेंगे और युद्ध कर देंगे एकदम। बहुत बढ़िया, कम से कम 50 से 100 लोगों ने हाथ खड़ा किया। जब आप युद्ध में उतरेंगे तो परिणाम दोनों हो सकते हैं। कौन खेत होगा पता नहीं, पर कोई ना कोई खेत होगा, ये पता है। और यदि उस क्षण में गलती से आपके हाथों उस व्यक्ति की मौत हो गई, तो जब दिमाग ठंडा होगा तो आप सोचेंगे कि क्या इससे कम में काम नहीं चल सकता था, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि और रास्ता निकल जाता। जबकि आप इंसान ठीक है एकदम, पर वो परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उसमें अच्छे से अच्छा इंसान आपा खो बैठे अपना। और इसलिए एक अच्छा जज किसी भी एक्ट के समय की परिस्थितियों पर ध्यान देता है। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको लगातार भड़काया गया, नहीं मैनेज कर पाए इमोशंस को, तो फिर उसका जो एक्ट का बुरा होना है बहुत कम हो जाता है, उसकी डिग्री बहुत कम हो जाती है। न्यूनतम सजा जो उसके से बनेगी फिर वो सजा मिलेगी, ना कि ज्यादा मिलेगी। अंतिम बात है कि जो पीड़ित, या सेकंड लास्ट बात है कि जो पीड़ित है, लाभार्थी, हम पीड़ित ध्यान रख के बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम एक गलत एक्ट की बात कर रहे हैं, अच्छे एक्ट को बेस मान के चल नहीं रहे। पीड़ित के मामले में वही सब चीज देखनी है कि उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका फिजिकल मेंटल स्टेटस क्या है। और जिस तरह से अपराधी के मामले में ये चीजें उसको फायदा पहुंचा रही थी, अगर विक्टिम की परिस्थितियां वैसी हैं तो अपराधी को नुकसान पहुंचेगा उस चीज से। सिंपल सी बात है, जिसके प्रति अपराध हुआ, अगर वो बच्चा है, अगर वो छोटी बच्ची है और उसके साथ कुछ छेड़खानी या बलात्कार जैसा हुआ है, सीधी सी बात है कि अगर कोई बलात्कार का केस है, 20-25 की उम्र का विक्टिम है और दूसरे केस में 3 महीने का विक्टिम है, तो आपको पता है कि चाहे समाज का गुस्सा हो, चाहे जुडिशरी का गुस्सा हो, उस केस में कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि हम इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी हरकत किसी ने क्यों की, ऐसी बदतमीजी क्यों की। फिर उसकी जो फिजिकल मेंटल स्टेटस है, अगर आपको ये भी पता लग जाए कि उस बच्ची का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 10 साल की थी, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो नहीं समझ पाती थी कि सामने कोई क्या उसके साथ बात कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने का फायदा उठा के किसी ने उसके साथ बलात्कार किया या छेड़खानी की, तो इस बच्ची का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होना इस कृत्य की जघन्यता को कम करेगा, बढ़ा देगा और बढ़ा देगा। और इसी प्रकार से उसकी बैकग्राउंड, अगर वो बच्ची बिना पेरेंट्स की बच्ची है, अनाथ है, सोशल उसका स्टेटस नहीं है, उसे सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसे केस में वैसे तो केस बनेगा ही नहीं अगर बच्ची के पास कोई सिस्टम है नहीं तो, क्योंकि पुलिस बीच में पैसा खाली खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो केस लाइमलाइट में आ गया तो सजा का निर्धारण करते समय उस बच्ची का कमजोर आर्थिक स्थिति से होना, वीकर सेक्शन से होना, अपराध की जघन्यता को और बढ़ा देगा। ये ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम है इम्पैक्ट क्या है, परिणाम क्या है, जो एक्ट किसी ने किया उसका परिणाम क्या है। और ये परिणाम जो है, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो पीड़ित पर उसका परिणाम क्या है, दूसरा समाज पर उसका परिणाम क्या है। परिणाम केवल पीड़ित पर नहीं, समाज पर भी। क्योंकि पीड़ित का तो भी, जैसे पीड़ित का भी देखेंगे ना, उसमें एक तो देखिए कि तात्कालिक परिणाम क्या है, उसके ऊपर कितना नुकसान हुआ, तात्कालिक नुकसान कितना हुआ। दूसरा दीर्घकालिक देखिए, और जब भी दीर्घकालिक देखें, तात्कालिक देखिए, उसमें केवल फिजिकल में देखिए, फिजिकल देखिए, साइकोलॉजिकल देखिए, फाइनेंशियल देखिए, सोशल देखिए, सारा नुकसान मिला के देखिए। कॉस्ट की गणना इस तरह से होती है। जैसे बलात्कार जैसे मामलों में सबसे बड़ा संकट क्या होता है, अगर उस विक्टिम की, पीड़ित व्यक्ति की या स्त्री की आयु मान लीजिए 20-25 साल है, उससे बलात्कार हुआ, अगर आप केवल फिजिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो हो सकता है कि फिजिकल जो उसको दिक्कत हुई उसको हील अप होने में शायद कुछ ही दिन लगे। लेकिन असली बात क्या है, जो समाज उसके साथ बदसलूकी करेगा, जीवन भर के लिए जो उस पर सवाल उठने शुरू होंगे, जबकि उठने चाहिए थे अपराधी पर, उठेंगे पीड़ित पर। जो मनोवैज्ञानिक उसका नुकसान हुआ, वो स्वस्थ हो ही नहीं पाई, लगातार डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, किसी को फेस नहीं कर पाती है, जीने की इच्छा खत्म हो रही है, उसकी सुसाइड की टेंडेंसी पैदा हो गई उसके अंदर। इन सबकी कीमत जोड़नी पड़ेगी, तब जाके काउंट होगा कि उस व्यक्ति का नुकसान कितना हुआ है। तो सामाजिक छवि का नुकसान, मनोवैज्ञानिक साहस, उमंग, उत्साह, जो सब खत्म हुआ, उसका नुकसान क्या है, फिजिकल लॉस क्या है, फाइनेंशियल, वकीलों का खर्चा, पुलिस से मिलना, 1000 बार ये सब करना, अपना काम छोड़ के बैठ जाना, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी खर्च हुई पूरी की पूरी, उसे भी काउंट करना होगा। और तब हम निकालते हैं इम्पैक्ट कितना है, उस इम्पैक्ट के हिसाब से हम अपराध की या कृत्य की जघन्यता का फैसला करते हैं। और समाज पर भी जो नुकसान है, तात्कालिक भी, दीर्घकालिक भी। निर्भया केस में
इंडिविजुअल नुकसान निर्भया का हुआ, उसका जीवन खत्म हो गया बेचारी का, लेकिन समाज का भी कम नुकसान नहीं हुआ। रेप के बारे में एक बहुत अच्छी किताब है, उसकी लेखिका मेरे ख्याल से सूजन कुछ नाम है उसका, मैं बताऊंगा आपको उस किताब का नाम कभी, किताब का नाम भूल रहा हूं, बता दूंगा। उस किताब में एक बड़ी अच्छी थीम है। उसने कहा कि रेप एक दोहरा कृत्य है। अगर समाज में 100 महिलाएं हैं तो रेप हो सकता है कि उनमें से केवल 2, 3, 5, 10 के साथ हुआ हो किसी भी समाज में आमतौर पर, लेकिन उन 2, 3, 5 घटनाओं का प्रचार इस तरह से हो जाता है कि बाकी 95 महिलाएं जिंदगी भर इस खौफ में जीती हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए। और यदि समाज की आधी आबादी को जीवन भर इस खौफ में जीना पड़े कि मेरे साथ ये ना हो जाए, तो जितना नुकसान रेप से किसी का होता है, लगभग उतना नुकसान उस डर से उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही हो जाता है, जो अपने आप में कम नुकसान नहीं है। निर्भया केस में जिसने डिस्क्रिप्शंस पढ़े उसके या सुने कि क्या किया उसके साथ, रेप तो एक सामान्य बात उसकी तुलना में लगेगी, किसी के शरीर के अंदर लोहे की रोड डाल देना, अंतड़ियां उसकी निकाल लेना, जब ये कोई सुनता होगा आप समझ रहे हैं कि कितना खौफ हो जाता होगा, स्पेशली उनको जिनको ये भय हो सकता है कि कहीं मेरे साथ कभी ऐसा ना हो जाए। इस खौफ में जो लोग जीते हैं लगातार जीवन भर, उसकी भी तो कीमत है, और इसलिए दंड देते हुए उस खौफ को भी अकाउंट में रखना पड़ता है कि जितना खौफ तुमने पैदा किया है उतना खौफ प्रतीकात्मक रूप से तुम्हारे साथ खत्म भी होना चाहिए। और इसलिए इंपैक्ट केवल इंडिविजुअल पर नहीं, सोसाइटी पर क्या पड़ा, तात्कालिक क्या पड़ा, दीर्घकालिक क्या पड़ा, मनोवैज्ञानिक क्या पड़ा, फिजिकल, फाइनेंशियल, सब क्या पड़ा, इन सारे पैरामीटर्स के बेस पर एक सही जजमेंट होता है। तो जब भी कोई आपसे पूछे, जैसे मान पूछे कि मान लीजिए ऐसा ऐसा हुआ, तो उसमें किन किन आधारों पर फैसला करेंगे, ये सारे आधार उस केस से जोड़ के लिख देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। जी हाँ, ये तो यूथनेशिया का मामला हो गया ना। इनका कहना है कि जब निर्भया की स्थिति ऐसी हुई तो देश में 2 तरह की कामनाएं लोग कर रहे थे। एक तो ये कि ये स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, दूसरा ये कि उसकी स्थिति इतनी खराब है कि अगर वो जिंदा बच भी जाएगी तो भी जीवन बहुत खराब रहने वाला है, इससे बेहतर है कि वो मर ही जाए। इनमें से कौन सी कामना नैतिक मानी जाएगी? ये डिबेट बेसिकली यूथनेशिया की डिबेट है। अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं पाएगा, तो शायद वो खुद भी ये चाहेगा और उसके जो निकट लोग हैं, शुभचिंतक है, वो भी ये चाहेंगे कि ऐसे जीवन से बेहतर है कि जीवन ना हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये तय था कि वो स्वस्थ जीवन जी ही नहीं पाएगी, बहुत गंदा जीवन जी पाएगी, बहुत गंदा जीवन जी पाएगी, तो मेरी राय ये है कि शायद उसका जीवन अच्छा ना होता, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ी बहुत स्वस्थ होकर समाज के सामने आके अपनी बात कह के एक मैसेज देके फिर बेशक वो चली जाती तो बेहतर होता। इतना मौका उसे जरूर मिल जाता कि वो अपनी पीड़ा समाज से कह सके और कम से कम ये देख सके कि समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। वो देख नहीं पाई, उसका दुख ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, अधिकांश मामलों में रिलेटिव्स की भूमिका ज्यादा रहती है। हाँ, ठीक बात है। अधिकांश मामलों में देखा गया कि जब लड़की शिकायत करती भी अपने पेरेंट्स से कि ऐसा हुआ, अधिकांश मामलों में पेरेंट्स दबा देते हैं उस बात को, उसी को डांटते हैं कि तेरी वजह से हुआ वो कम वक्त। तो वो है, सोशल प्रेशर्स हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि अगली पीढ़ी में जब आपके सामने कोई ऐसी बात है तो आप एक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दीजिए। ये सारे चेंजेस एक जनरेशन में नहीं होते ना, इंटर जनरेशनल चेंजेस होते हैं, कई पीढ़ियां लगती हैं, एक दिन में चेंज नहीं आता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने व्यावहारिक समस्या बताई। ये कह रही है कि आपने कहा कि जिन बच्चों का मेंटल फिजिकल स्टेटस ठीक नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, अनाथ हैं, उनका रेप हुआ तो उनका केस नहीं होता है, क्यों नहीं होता? मैंने ये कहा कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जैसी पुलिस के कई लोगों को पता लगता है कि इस केस में पैसा लेके केस दबा सकते हैं, तो जिसने गड़बड़ की है, अगर वो रसूख वाला है, पैसा इतना दे देगा कि केस बनेगा नहीं, क्योंकि वो बच्ची तो अपने अधिकार भी नहीं जानती है। और यदि गलती से उस बच्ची के साथ कोई एनजीओ खड़ी हो गई तो केस हाईलाइट हो जाएगा। कई एनजीओ क्या करते हैं, खड़े होते हैं, पैसा लेके हट जाते हैं फिर। और यदि हाईलाइट हो गया केस, तब जज इस बात की वजह से पनिशमेंट और ज्यादा देगा कि उस बच्ची का स्टेटस ऐसा था। मैंने व्यावहारिक स्थिति बताई, क्योंकि पुलिस का जो काम करने का तरीका है, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ही बड़ी। मेरा अनुमान है कि अगर पुलिस स्टेशन में 50 शिकायतें जाती हैं तो उनमें से रजिस्टर मुश्किल से 2 या 3 होती होंगी, बाकी निपट जाती है। बाकी में पुलिस ही जज हो जाती है। दोनों को बुलाया, हाँ भाई क्या है, चल 10,000 दे, 10,000 दे, चलो जाओ। दोनों पक्षों से मिलता है पुलिस को। इससे इसलिए कि तूने गड़बड़ की, इससे इसलिए कि अदालत में धक्के खा के मर जाओगे, मैं यही 4 झपड़ मारता हूँ, इसको मारूं, हाँ तो 10,000 दो, 10,000 4 झपड़ मारे कसके, भगा दिए दोनों को। दोनों तरफ से कमाई हो जाती है। तो व्यावहारिक स्तर पर जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनका तरीका ये है। मैंने इसलिए कहा, कोई ऐसा नियम नहीं है, भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए, अब आप इस टॉपिक के लगभग अंतिम हिस्से पर आ गए, और वो ये है कि जी हाँ, नहीं वो डिपेंड करता है। एक शब्द है एबेटमेंट, जैसे सुसाइड के मामले में इनका कहने कि आपने जो एग्जांपल दिया भाई बहन वाला, उससे बहन की आंख से आंसू निकला,
तो एक तरह से अपराध करवाने में वो भी तो जिम्मेदार है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे सुसाइड का जो केस होता है ना, उसमें एक धारा है आईपीसी में, चैप्टर है एबेटमेंट टू सुसाइड, कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, कि क्या किसी व्यक्ति पर यह केस चल सकता है कि उसने दूसरे व्यक्ति को खुदकुशी के लिए प्रेरित किया। तो आपने सचमुच किसी को अपराध के लिए प्रेरित किया, यानी इसके बहुत ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार बार व्याख्याएं करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले केस आया कि 2 लोगों में अफेयर था, अफेयर टूट गया, लड़की ने शायद लड़के को बहुत सारे पत्र लिखे, उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि ब्रेकअप हो गया था, वो नहीं जुड़ना चाह रहा होगा, और ऐसे ही किसी मोमेंट में एक पक्ष ने, शायद लड़की ने, सुसाइड कर लिया। उसके परिवार ने केस लगाया एबेटमेंट टू सुसाइड उस लड़के पर। अच्छा, पहली नजर में मीडिया अपराधी मान ही रहता है ऐसे केस में, जैसे अभी वो एक फिल्म स्टार के बेटे के साथ हुआ था ना, ऐसे कोई केस हुआ था, हाँ वो भी ऐसा ही केस था, पंचोली, हाँ सूरज पंचोली के साथ। अब सच बात क्या है, 2 लोग जुड़े, उनमें प्रेम संबंध है, खटपट हुई, प्रेम संबंध नहीं चल पाया, उनमें से एक पक्ष को लगने लगा कि अलग हो जाना चाहिए। अगर दोनों को लग गया तो समस्या ही नहीं है, एक को भी नहीं लगा तो भी समस्या नहीं है। दिक्कत दुनिया के अधिकांश प्रसंगों में क्या है कि एक को लगता है कि नहीं चल पाएगा और एक को लगता है कि चलना ही होगा। अब जिसको लग रहा है कि नहीं चल पाएगा वो पीछे हटना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति दबाव बना रहा है कि चलाना ही पड़ेगा, क्यों, वायदा किया था। दूसरे व्यक्ति ने साजिश नहीं की थी, उसको सच में उस समय लगता था कि चल जाएगा, इसलिए वायदा किया था, और अब उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू चेंज हो गई है। अब उसको जेन्युइनली लग रहा है कि नहीं चल पाएगा, उसकी नीयत में खोट नहीं था। किसी किसी मामले में नीयत में खोट होता है, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। वो व्यक्ति पैर पीछे खींच रहा है, ये दबाव बना रहा है कि मुझसे मिलो, नहीं तो ये, नहीं तो वो, नहीं तो फिर आखिरी धमकी सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, फिर अपनी फोटो भेजना काटते हुए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ड्रामे करना, सामने वाला जवाब नहीं दे रहा उसके बाद भी, और अंत में एक दिन सच में ऐसा हो गया, सुसाइड कर लिया। अब ये कैसे मान लिया जाए कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था, ये केस बनता है। अधिकांश मामलों में साबित नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेरित करने का मतलब है कि आपने ये जानते हुए कि आत्महत्या करने वाला है, उसे रोका नहीं, ना शांत रहे, बल्कि उकसाया कि हाँ कर लो कर लो। आपका कोई कृत्य यदि इसके अमाउंटिंग है, अगर इसकी बराबरी का एक्ट है कि जिससे किसी को आप उकसा रहे थे कि मर जाओ, तो बनेगा एबेटमेंट का मामला, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बहन को लगातार 3 लोग छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उससे ये ह्यूमिलिएशन नहीं झेला जा रहा, अमानवीय स्थिति है, वो भी भाई की प्रेजेंस में, तो खराब लग रहा है उसको, और उसकी आंख से आंसू आ गए, ग्लिसरीन के आंसू नहीं है, असली आंसू हैं, आंसू आ गए, और उसने अपने भाई को इस भाव से देखा कि आपसे मैं उम्मीद करती थी। ये इतना बड़ा प्रसंग नहीं है कि इसके लिए हम मान लें कि बहन ने भाई को अपराध के लिए प्रेरित किया, ऐसा नहीं मान सकते जब तक कि इस बात का स्पष्ट आधार ना हो कि वो चाह रही थी कि भैया अपराध कर दे। मैं दावे से कह रहा हूं कि सिचुएशन में अगर उसको जरा भी इल्म होता कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है, वो अपने आंसू भी पी जाती उस समय। अगर उसको ये हल्का सा अंदाजा हो कि मेरा भाई हत्या कर देगा अभी, तो शायद वो आंसू भी नहीं निकालेगी उस समय, छुप जाएगी उस समय। उस तरफ भाई जिस लड़के ने आज तक ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, कोई हिस्ट्री है ही नहीं, उसे क्या पता कि मेरे आंसू से कितना इंपैक्ट चला जाएगा इस समय, ये तो इग्नोरेंस का मामला हुआ ना। तो ऐसे हम नहीं कहेंगे कि उसने प्रेरित किया जब तक बहुत ठोस आधार ना हो। चलिए, अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। एक है नैतिक व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति पर, समाज पर, प्रशासन पर। नैतिक व्यवस्था का प्रभाव ऑब्लिक करके लाभ हानि, ऐसा कर सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ द मोरल सिस्टम या एथिकल ऑर्डर। तो हमारे समाज में नैतिक व्यवस्था है, उस नैतिक व्यवस्था से क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसको हम 2-3 स्तरों पर देख सकते हैं। एक देख सकते हैं किसी व्यक्ति पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, दूसरा देख सकते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों पर इसका अलग अलग प्रभाव अगर पड़ता है तो क्या पड़ सकता है। और इसमें से एक प्रश्न हम निकालेंगे, मेरा अनुमान है कि अभी तो शायद नहीं, लेकिन 8-10 साल में पूछेंगे जरूर यूपीएससी वाले, कि प्रत्येक नैतिक व्यवस्था वस्तुतः अनैतिक व्यवस्था होती है। कुछ इस लेवल का सवाल पूछेंगे, प्रत्येक नैतिक व्यवस्था वस्तुतः अनैतिक व्यवस्था होती है, विचार कीजिए। अगर कभी ऐसा वाक्य आ जाए तो इस पॉइंट में से आप समझ पाएंगे कि क्या इसका एंगल निकल सकता है। और तीसरा हो सकता है कि प्रशासन पर, क्योंकि आपको हर टॉपिक को प्रशासन की निगाह से भी देखना है, प्रशासन पर नैतिक व्यवस्था के क्या परिणाम अच्छे और बुरे हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि परिणाम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो पक्ष विपक्ष दोनों चीजों में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले व्यक्ति से शुरू करते हैं कि इसमें प्लस परिणाम कौन कौन से हैं और माइनस परिणाम कौन कौन से हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो आप अपने आप ही सोच के बता सकते हैं कि आपको, क्योंकि आप एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां एक मॉरल सिस्टम चल रहा था, एथिकल ऑर्डर चल रहा था, उस नैतिक व्यवस्था की मौजूदगी से आपको क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, इसका मतलब यही तो हुआ। इससे पहला फायदा आपको यह हुआ कि बहुत सारे मुद्दों पे एक स्पष्टता आपको प्राप्त हो गई और किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा, संदेह नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, चीजें क्लियर थी। जिसको मैंने कहा था ना, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, आपको पहले से पता है, दिमाग नहीं खपाना, चीजें क्लियर हैं और आपका काम चल गया। और यदि आपको बचपन से ही कुछ चीजें पता है, जैसे हिंदू घरों में बचपन से परवरिश में यह कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है कि जैसे बेटा है उसके लिए कि भाई अपनी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सब बहन है, और क्योंकि ये सब बहन है इसलिए इनके साथ प्रेम का या विवाह का संबंध संभव नहीं है।
और ये बात हिंदू घरों में इतनी क्लियरली समझाई जाती है कि बच्चे आमतौर पर उस तरह की कल्पनाएं या इच्छाएं रखते भी नहीं है। अगर कभी जीवन में एक आध क्षण के लिए इच्छा आ भी जाए तो भी वो सुपर ईगो इतना पावरफुल होता है कि उसको वहीं दबा देता है उस इच्छा को। ये पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई बहन में फिजिकल प्रेम का न होना ये बायोलॉजिकल मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है और ये इथिकल सिस्टम का मामला है। क्योंकि अगर ये बायोलॉजिकल होता तो बाकी स्पीशीज में भी होता, और बाकी स्पीशीज में ऐसा कोई नियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बाकी स्पीशीज में हर तरह के रिश्ते आपको दिख जाएंगे, स्पेशली डॉग्स की दुनिया में देखेंगे तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि जो बच्चा पैदा हुआ है आज से 2-3 साल के बाद वो अपनी माता के साथ दैहिक संबंध में हो। भाई बहन तो बहुत छोटी बात है। इसलिए ध्यान रखना है कि भाई और बहन के बीच में फिजिकल लव न हो, फिजिकल अट्रैक्शन न हो, ये प्राकृतिक मामला नहीं है, ये सीखी हुई चीज है, ये नैतिक मामला है। समाज सिखाता है, मूल्य सीखते हैं, हम प्रतिमान सीखते हैं और ऐसे नहीं सीख जाते हैं। पेरेंट्स इस बात का लगातार ध्यान रखते हैं कि किस सीमा तक की इंटरेक्शन होनी चाहिए। जब आप घर से बाहर है तो पेरेंट्स नहीं है पर पूरा समाज ध्यान रखता है इस बात का। स्कूल में टीचर्स ध्यान रखते हैं, दोस्त आपके ध्यान रखते हैं, दोस्त आपस में कितने भी चंचल होंगे इस मूल्य पर हमेशा एक रहेंगे कि इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो पूरा सोशल सेटअप ऐसा है कि हम ये सीखते हैं कि जो बहन है और भाई है उसके प्रेम की मर्यादाएं क्या हैं। हिंदू घरों में ये मर्यादाएं फुफेरी बहन तक भी जाएंगी, ममेरी, चचेरी, इन बहनों तक भी जाएंगी। मुस्लिम परिवार क्योंकि ये मानते हैं कि अगर एक माँ के बच्चे नहीं है तो उनमें विवाह संबंध हो सकता है, तो वहां फुफेरी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन को लेकर उतनी वर्जनाएं नहीं होंगी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, और वहां अक्सर आप देखेंगे कि फूफा की बेटी से शादी हो जाती है। हिंदू घरों में महाराष्ट्र और उसके नीचे मामा की बेटी से शादी सामान्य रिवाज है, खूब होती है। लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर के जो हिंदू हैं, ऊपर नीचे तो बेकार की बात है क्योंकि ग्लोब कैसा है हमें क्या पता, दिमाग खराब हो जाता है। कश्मीर ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे, नीचे थोड़ा ना है, वो तो नक्शा देखा है ऐसा इसलिए ऊपर नीचे लगता है वैसा, लेकिन वो कंसेप्ट ऐसा बैठ जाता है ना कश्मीर ऊपर है, कश्मीर भारत का सिर नहीं है और कन्याकुमारी पैर नहीं है। और श्रीलंका के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि पैर के नीचे लटके हुए हमारे, नहीं, वो ग्लोब को उल्टा कर लेंगे, कहेंगे हम खोपड़ी के ऊपर बैठे तुम्हारी, वो ये भी कह सकते हैं। ये तो केवल सोचने का तरीका ना, नक्शा आपने कहां से बनाया, आपने बीच में कौन सी रेखा को रखा, इस बात से नक्शा बन जाता है। तो ये बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि नक्शे को लेकर बड़ी भ्रांतियां हमें रहती है। हम लोग सच में समझने लगते हैं कि कश्मीर ऊपर है और कन्याकुमारी नीचे है, जबकि कोई ऊपर नीचे है नहीं। बहरहाल, तो पहली बात है कि स्पष्टता है, संदेह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा समय बच जाता है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा क्या, देखिए, अगर हम एक सिस्टम में हैं तो सिस्टम के लाखों फायदे हमें वैसे मिल जाते हैं। तो सिस्टम में होने की वजह से सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा समझने के लिए केवल वही एग्जांपल काफी है कि मैं 2.5 घंटे क्लास में बैठा और मुझे चिंता नहीं थी कि पीछे वाला चाकू मार देगा। ये जो निश्चिंतता है ये सोशल सिस्टम से आती है, सोशल इथिकल ऑर्डर से आती है, और इसका मतलब आप निश्चिंत है, आपका पूरा जीवन निश्चिंत है कि ये सुरक्षा मेरे पास है। फिर सुरक्षा का दूसरा पक्ष भी हो सकता है, यही जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिस समय उनके पास ऊर्जा थी उन्होंने खूब काम किया, आपको पाला पोसा बड़ा किया। अब धीरे धीरे आप अपने जीवन के उस क्षेत्र में हैं, उस समय में हैं जब ऊर्जा के भंडार हैं आप लोग, और आपके पेरेंट्स की ऊर्जा चुकने लगी होगी, अब कम हो गई होगी। वो कितना भी हीरो बन ले, च्यवनप्राश कितना भी खा लें, वो ऊर्जा नहीं आ सकती जो 20-25 की उम्र में रही होगी, सीधी सी बात है। और एक समय ऐसा है कि जब आप अपने ऊर्जा और अनुभव के चरम पे होंगे, वो अपने लगभग ऐसे बिंदु पे होंगे जहां डिपेंडेंट हो जाएंगे। उस दौर में उन्हें कौन संभालेगा? इसका एक ही तरीका है, अगर नैतिक मूल्य ठीक से अगली पीढ़ियों को मिले हैं तो उन्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और नैतिक मूल्य देने में कंजूसी कर गए हैं तो बुढ़ापा शायद आएगा ही नहीं, पहले निपटा देगा कोई ना कोई। और इसका मतलब ये होगा कि सुरक्षा का एक पक्ष ये भी है कि जो वृद्धावस्था के समय व्यक्ति अकेला होता है, पराश्रित होता है, उस समय की उसकी सुरक्षा और पूरे जीवन की एक तरह से गारंटी हो जाती है। जैसे हिंदू समाज में एक कंसेप्ट है पितृ ऋण का, अपने पेरेंट्स के प्रति जो हमारा ऋण है वो जो है, उस ऋण के कंसेप्ट की वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। ये इसीलिए है, कानून काम नहीं कर रहा है इसके पीछे नैतिक व्यवस्था काम कर रही है, गिल्ट फीलिंग का मामला है, इंटरनल मामला है, बाहर के दबाव इस पर काम नहीं करते हैं। तो ये दो पक्ष मुख्य रूप से, मतलब ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग तीसरा पक्ष में कहना चाह रहा हूं, लेकिन वो पहली बात से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब ये बताइए कि इसका नुकसान क्या होता है? फायदा तो हुआ कि सिस्टम मिल गया, सुरक्षा मिल गई, सम्मान भी मिलता है। अगर आप उन नैतिक मूल्यों के समानांतर चल रहे हैं, उन पे काम करते हो तो आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगी, सामाजिक सम्मान मिलेगा। आप चाहें तो सामाजिक सम्मान भी एक पॉइंट बना लें, यानी जितनी मात्रा में आप उन मूल्यों का ध्यान रखेंगे उतनी मात्रा में आपका सामाजिक सम्मान बढ़ जाएगा, ये पॉइंट। अब ये बताएं कि नुकसान क्या होता है। इसका पहला नुकसान ये है कि आपको लगातार अनावश्यक दबाव में रहना पड़ता है, और दबाव ज्यादा है तो आजादी उतनी ही कम हो जाती है, स्वाधीनता कम हो जाती है, दबाव बहुत रहता है। इधर एक नया कंसेप्ट आया है कि लोग प्रेम विवाह करते हैं पर अपनी जाति में ही करते हैं। एक पुराना विद्यार्थी, सिविल सर्वेंट ही है, वो शादी का कार्ड लेके आया, 2-4 दिन की बात ही है। तो मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ कि शादी का फैसला तुमने किया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने किया? मेरी इसमें बहुत रुचि रहती है इस प्रश्न में, ताकि मैं अपनी नई पीढ़ी को समझ सकूँ कि नई पीढ़ी
का क्या है, टेम्परामेंट क्या है। तो उसमें 3 ही रास्ते होते हैं, एक तो ये कि मैंने खुद चुना, एक है कि मेरे पेरेंट्स ने चुना, तीसरा होता है कि दोनों ने चुना मिलके। तो उसने कहा कि दोनों ने चुना, मतलब पेरेंट्स और हम सहमत थे। तो फिर मेरा छूट के अगला सवाल होता है, कास्ट एक ही है कि अलग अलग है? तो बोला सर कास्ट एक ही है, और 2-3 के प्रति मेरे मन में भाव आया था, पर कास्ट इन्हीं की मेल खा रही थी, तो मैंने भाव को यहीं आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बड़ा क्लियर फंडा था कि बेटा कुछ भी करना कास्ट के बाहर शादी मत करना, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो मैंने प्रेम करने से पहले कास्ट वास्ट चेक कर ली, फिर मैंने प्रेम की शुरुआत की। तो प्रेम की शुरुआत कास्ट देखने के बाद की। मतलब प्रेम का भाव तो पता ही है कि दिल तो कईयों पे लोगों का आता रहता है, तो उसमें जैसे कास्ट मैच करेगी वहां दिल को आगे बढ़ा दिया, बाकी मामलों में पीछे चले गए। एक नया तरीका ये भी है। तो क्या है कि इससे क्या दबाव तो है ना भाई, आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीने की इच्छा है, लेकिन दबाव रहता है समाज का, ये मत करो वो मत करो। और ये दबाव किन मामलों में ज्यादा रहता है? तो विवाह की चॉइस में रहता है, लड़कियों के मामले में कपड़ों की चॉइस से बहुत ज्यादा दबाव रहता है, कपड़ों का चयन। लड़के लोग चाहते हैं कि बाहर की लड़कियां सब वो कपड़े पहने जो मेरी बहन ना पहने बस। तो बहन के मामले में नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और बाहर जहां लोग वैसा पहनते हैं वहीं जाके घूम रहा है, और उसके घर में उसकी बहन वैसा ना पहने, बाकी सारी दुनिया वही पहने, और वो उनके बीच में संचरण करे, विचरण करे। लेकिन तो यही तो माइंडसेट काम करता है ना, दोहरा। तो एक तो हो गया दबाव, आजादी, ये वाला मामला। और क्या नुकसान होता है? एक नुकसान होता है कि आपका जो नवाचार वाला मन है वो खत्म होने लगता है। नवाचार खत्म हो जाते हैं और आप रूढ़िवाद की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। रिचुअलिज्म समाज में बढ़ जाता है, क्योंकि समाज के लोगों से आपको लगातार इंटरेक्शन में रहना है, उनका माइंडसेट फिक्स है, आप लगातार उनसे युद्ध करें ये भी संभव नहीं है। तो अंत में एक समय के बाद लोग हार मान लेते हैं। और एक बड़ा प्रसिद्ध मजाक है, जब पति पत्नी विवाह के 3-4-5 साल बाद कहने लगे कि अब हमारा ठीक रिश्ता हो गया, एडजस्टमेंट हो गई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो पीछे वो बोलता है इसको समझौता कहते हैं, कंप्रोमाइज कहते हैं। क्योंकि आप किसी से लड़ेंगे तब तक जब तक आपको स्कोप लग रहा है कि शायद इसको मैं ठीक कर पाऊं या सिस्टम से बाहर निकल पाऊं। जब लगता है ना सिस्टम से निकल सकते हैं ना इसको ठीक कर सकते हैं, ये मुझे ठीक ना कर दे, फिर आपको लगता है कि मैनेज करके रह लो चुपचाप, तुम्हारी शादी हो गई है ना, मैं समझ रहा हूँ, इनकी शादी हो गई, इस हंसी से मैं समझ गया शादी हो गई होगी। इस हंसी में वो दर्द है कि हो गई ना, मैं जानता हूँ, नहीं मैं वैसे भी जानता हूँ, बताया था दिन पहले। हाँ नहीं, वो आपके पति की बात नहीं, पति मात्र की समस्या है। कह रहे मेरा पति बहुत डरता है मुझसे। कौन ऐसा पति है जो नहीं डरता पत्नी से? सब इसमें कौन सी बात, बस ये कहने का साहस सब में नहीं होता है, साहस सब कह देते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए, इससे एक पुरुष का खून खोल उठा। कह रहे अगर डरते हैं तो इनको फिल्म क्यों नहीं दिखाते हैं? इनको 3 दिन पहले की बात याद है कि उसने कहा था क्यों। चलो हो गया, चलो ठीक है। अब आप दोनों क्लास के बाद झगड़ा कर लेना और मुझे मंगलवार को बताना कौन जीता आप में से, ठीक है? झगड़ा आपस में करते हैं। चलिए भाई, एक हो गया दबाव, एक है रिचुअलिज्म, एक है नो इनोवेशन, यही 2-3 समस्याएं। तो नैतिक व्यवस्था से समाज में नवाचार होने बंद हो जाते हैं, ये एक समस्या है। चलिए आगे बढ़े। जो मैंने आपसे एक वाक्य कहा था कि हर नैतिक व्यवस्था भीतर से अनैतिक होती है, उसका उत्तर आपको यहां से मिलेगा, सामाजिक समूहों वाली बात से। और प्रशासन वाली बात अभी मिटाते हैं, उसको बाद में फिर से लेके आ जाएंगे। अब थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोच के देखिए, एक इथिकल सिस्टम हमारे समाज में काम करता है, मतलब दरअसल एक नहीं करता, बहुत सारे करते हैं साथ साथ। और समाज भी कोई एक समाज थोड़ा ना होता है। जैसे मैं कहूँ कि भारतीय समाज है, फिर मैं कहूँगा कि ये जो समाज है हिंदू समाज है, फिर मैं कहूँगा कि ये उत्तर भारत का हिंदू समाज है, फिर मैं कह सकता हूँ कि ये राजस्थान का हिंदू समाज है, फिर राजस्थान का राजपूत समाज है। इस राजपूत समाज के सारे नैतिक मूल्य एग्जैक्टली वो नहीं होंगे जो यहां भी लागू हो रहे होंगे। तो समाज की कई लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना मोरल सिस्टम है, जो बड़े सिस्टम में से कुछ बातें लेके चलता है, कुछ चेंज करता रहता है। जब मैं कह रहा हूं समाज की नैतिकता, तो वहां समाज शब्द का प्रयोग भारतीय समाज के लिए भी हो सकता है, उत्तर भारत के लिए भी हो सकता है, राजस्थान के लिए भी हो सकता है, राजस्थान के हिंदुओं के लिए भी हो सकता है, हिंदुओं में राजपूतों के लिए भी हो सकता है, उसमें भी शायद कुछ सब डिविजन होंगे, उन पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं समाज की नैतिकता, समाज शब्द के सारे अर्थ चलते हैं उस समय, उस कंटेक्स्ट में समझना पड़ता है कि यहां समाज से कौन से लेवल की बात चल रही है। ये कंटेक्स्ट की बात है, लेकिन सारे अर्थ संभव है। दुनिया का कोई भी समाज नैतिक व्यवस्था ऐसी नहीं बनाता जिससे सभी व्यक्तियों को बराबर फायदा हो या बराबर नुकसान हो। नैतिकता का मूल मतलब क्या है? अपनी वासनाओं को कंट्रोल करना। मतलब प्राथमिक मतलब ये है, केवल इतना मतलब नहीं है, प्राथमिक मतलब ये है। अब ईमानदारी से बताइए कि नैतिक व्यवस्था हम पर जो प्रतिबंध लगाती है, नैतिक व्यवस्था मूलतः प्रतिबंध लगाती है, कुछ मामलों में प्रमोट भी करती है कि ऐसा करो, ये अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली वो क्या कोशिश करती है कि जो बुरी चीजें हैं कंट्रोल में आ जाए, वासनाएं कंट्रोल में आ जाए। आप ये बताएं कि क्या प्रतिबंध समाज के सभी समूहों पर बराबर मात्रा में होते हैं या उसमें भेदभाव रहता है? ठीक ठाक भेदभाव रहता है। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक नैतिक व्यवस्था है और वो अलग अलग समूहों पर अलग अलग मात्रा में प्रतिबंध लगा रही है, तो वह व्यवस्था कुछ समूहों के लिए विशेष अधिकार पैदा कर रही है और कुछ समूहों के लिए बुनियादी अधिकार भी खत्म कर रही है, छीन रही है उनसे। जिन समूहों के अधिकार वो छीन रही है, उनकी राय में जब भी पूछेंगे
तो व्यवस्था नैतिक ना होकर अनैतिक व्यवस्था होगी। और जिनको अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, विशेषाधिकार मिल रहे हैं, वो हमेशा कहेंगे व्यवस्था ठीक है। वो यथास्थितिवाद के पोषक होंगे, स्टेटस कोइज्म के समर्थक होंगे। और जो पीड़ित पक्ष है वो हमेशा बदलाव का समर्थक होगा, प्रोटेस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पीड़ित है उस व्यवस्था से। तो एक को हम कह सकते हैं वे सामाजिक समूह जो प्रभु वर्ग है, डोमिनेंट क्लासेस हैं। मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूछेंगे नहीं, वर्तमान सरकार के होते हुए तो शायद नहीं पूछेंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार ऐसी बातों से हिल सकती है। वो यथास्थितिवाद वाले लोग हैं, समाज में यथास्थितिवाद रहे, वो परिवर्तन वाले लोग नहीं। परिवर्तन वाले कहां बैठे हैं? जेएनयू में, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा इस समय। लेकिन जो चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाएं बनी रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जाति व्यवस्था बनी रहे, पुरुष नारी का डिवीजन बना रहे, ये सब क्या होता है, राइट विंग पॉलिटिक्स के ये मूल आधार है, उनके चिंतन के मूल आधार है। और जब राइट विंग केंद्र में होगा, वो सांस्कृतिक परिवर्तन केवल सिंबॉलिक होंगे तो कर देगा, किसी बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं रहेगा। और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स हमेशा सांस्कृतिक परिवर्तन बुनियादी किस्म में करना चाहिए। इसलिए लेफ्ट के फ्रंट में हमेशा आपको वो लोग ज्यादा मिलेंगे जो वंचित लोग हैं। दिल्ली में आप सामान्य रूप से लोगों से पूछिए, मैं तो थक चुका हूं लगभग, जो भी मोहल्ला मध्य वर्ग का है या उससे ऊपर का है, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, अरविंद केजरीवाल को लेकर लगभग नफरत की स्थिति है। जो मध्य वर्ग का मोहल्ला मिलेगा, मध्य, उच्च वर्ग, नफरत, क्योंकि वो स्टेटस कोइस्ट लोग हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति बदलाव करने वाला नहीं चाहिए। वो तो झुग्गियों का इलाका है, वहां जाके बात कीजिए, उनके लिए भगवान है, क्योंकि उनको परिवर्तन चाहिए। बड़ा सिंपल है। बीजेपी का वोट बैंक सामान्यतः वो है जो कल्चरल स्टेटस कोइज्म में विश्वास रखता है। उन्हें फिरोज खान संसद पढ़ाने वाला नहीं चाहिए, उन्हें उससे भी दिक्कत हो सकती है। उन्हें आर्थिक प्रश्न में बहुत रुचि नहीं है, लेकिन जिसकी लेफ्ट ओरिएंटेशन जरा सी होगी, उसके मूल प्रश्न क्या हो जाएंगे? आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, बराबरी, उसके उद्यम, वो केंद्र में आएगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस तरह के प्रश्न अभी आने वाले, लेकिन हाँ, कंसेप्ट हमारा स्पष्ट रहना चाहिए, पता रहना चाहिए क्या बताइए जाए प्रश्न, क्या बड़ी बात है। तो प्रभु वर्ग जो भी होगा, नैतिक व्यवस्था उसके पक्ष में बनेगी, उसे विशेष अधिकार मिलेंगे। और यदि भारतीय समाज के प्रभु वर्गों की बात करें, तो सबसे पहले तो प्रभु वर्ग है पुरुष। उसको कई ऐसे अधिकार नैतिक व्यवस्था ने दिए हैं जो विशेषाधिकार हैं। जैसे बताइए, तटस्थ हो गया कि पुरुषों के पास कौन से ऐसे विशेषाधिकार हैं हमारे समाज में, जो सांस्कृतिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों, कानूनी हों, ऐसे कौन से अधिकार हैं? जैसे संपत्ति का अधिकार, हालांकि नैतिक व्यवस्था से ज्यादा वित्तीय मामला हुआ, लेकिन हाँ, संपत्ति का अधिकार है, अपने माता पिता के पिंडदान का अधिकार, अपने माता पिता को अग्नि देने का अधिकार। ये भी कोई छोटी बात थोड़ा है कि भाई माता पिता तो उस बेटी के भी थे, पर उनकी मौत पर उसके हक उतने नहीं है, उसके भाई के अधिकार ज्यादा है। फिर पुरुष के पास अपने सरनेम को कंटिन्यू करने का अधिकार है। ये छोटा अधिकार थोड़ा है। लड़की से उसके विवाह पे उसका नाम ही छीन लेना, जिस नाम से बचपन से बड़ी हुई, ये छोटी बात तो नहीं है। एक पुरुष के जीवन में ये समस्या कभी नहीं आएगी कि उसका नाम छीन लिया जाएगा। हाँ, उसको भी लाते हैं सरनेम का अधिकार, ठीक। फिर मतलब वो अपने पिता से जो नाम लेगा जीवन भर चलाएगा, अपनी अगली पीढ़ी को वो नाम सौंपेगा। ये अधिकार उस पुत्री को नहीं मिलेगा, ना अपने घर में ना दूसरे घर में मिलने वाला है। और भारतीय समाज में सबसे रोचक क्या है कि विवाह के बाद पुरुष अपने घर पे रहेगा, लड़की का घर बदलेगा। इसको बोलते हैं पेट्रीलोकल फैमिली, पितृस्थानिक परिवार। तो विवाहोपरांत अपने ही घर में रहने का हक। अच्छा, पहले फोन वोन होता नहीं था, तो लड़कियों की माताएं बड़ी कलपती रहती थी कि बेटी चलेगी, उसका हालचाल नहीं पूछ पा रहे, क्या करें। अब फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप सब हो गया है, तो लड़कियों की माताएं अपनी बेटियों से संपर्क में रहती हैं। इस बात से समाज की व्यवस्था ठीक ठाक खिली हुई है। कई बूढ़े बोलते हैं कि जिस घर में लड़की की मां दखल देती है वो घर चल नहीं सकता। सबसे अच्छी माँ वो है जो बेटी को ब्याह के पूछना भूल जाए कि बेटी ठीक हो के नहीं हो। जो पूछेगी 4 सवाल, परिवार बिगाड़ देगी। और लड़के वाले अक्सर यही रोना रोते हैं कि लड़की की माँ का दखल बहुत ज्यादा है। कितना दखल है? रोज दिन में एक बार फोन करती है, हाल पूछती है, इसी से बिगड़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है। अब तो व्हाट्सएप आ गया, कोई कुछ कर नहीं सकता है, अब तो ये होके रहेगा। अब परिवार टूटे फूटे जो हो, लेकिन अब स्थितियां ये हैं। तो हम एक बात मान लेते हैं कि पुरुषों के पक्ष में नैतिक व्यवस्था बहुत ज्यादा सुविधाएं प्रदान करती है। और ये मामला क्या रहता है कि वेशभूषा का मामला भी है। वेशभूषा, सारे नियंत्रण लड़कियों पे ही है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहने से सभ्यता बिखर जाती है, भारतीय संस्कृति खतरे में है तुम्हारे स्कर्ट पहन लेने से। पश्चिम में खतरा नहीं हो रहा है, यहाँ सारा खतरा हो जाता है। और सांस्कृतिक मामला है। और जीन्स पहन के लोग लाठी लेके घूमते हैं कि भारतीय परंपरा धारण करो। मैंने कईयों को देखा है, लाठी लेके घूम रहे, जीन्स पहन रखी है, लड़कियों से बोल रहे ठीक से कपड़े पहना करो, खुद जीन्स पहन रखी होती है। तो उनका सब चलता है। लड़की होना ही गुनाह है, ना आना इस देश लाडो। क्या था? अगले जन्म वो है बेटी न कीजो, ये है। तो भाई वाई क्रोमोसोम वाले ध्यान दें, तुक्के से एक वाई क्रोमोसोम ज्यादा है, तुक्के से, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। उस एक वाई क्रोमोसोम ने आपकी जिंदगी को इतना योयो बना रखा है ना।
तो एक वाई क्रोमोसोम पे इतना मत उछलो कि पूरा समाज खतरे में आ जाए। और यह है बदतमीजी। आईएएस ताकत का पद है, आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं और 500 में अधिकतम 25-30 लड़कियां बैठी हैं। पेट्रियार्की के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। सत्ता की दौड़ में ही लड़कियां 10% भी शामिल नहीं हो पा रही हैं। दौड़ के बाद क्या होगा बात की बात है। और यही अनुपात लोकसभा में भी है, हर जगह वही है। दौड़ में ही शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं है, आप में से ही कई घरों की लड़कियां हैं जो यहाँ हो सकती थी पर वो अपने घरों में काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें उतने अवसर नहीं मिले जितने आपको मिले हैं। इतना ही मामला है, अवसरों का मामला है, दिमाग का नहीं है। 12वीं क्लास का रिजल्ट हर साल बता रहा है, हर साल। और उसके बाद भी जैसी उच्च शिक्षा शुरू होती है, कभी इस वजह से कि लड़की बाहर कैसे जाएगी, खतरा है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, कभी ये कि संसाधन सीमित है तो लड़के भी खर्च करेंगे। ये कुल मिला के सामाजिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मामला है कि इस क्लासरूम में लड़कियों का अनुपात मुश्किल से 10% से भी कम है। ये यहाँ की बात नहीं है, किसी भी ऐसी जगह की बात है जहां पावर का संबंध यहां से बनेगा, जहां से सत्ता की रेस होगी। जी, टीचर्स नहीं है महिलाओं में, ये कहना चाह रहे हो ना। ये सवाल मुझसे 100 लोगों ने पूछा है, इसका जवाब आप भी सुन लीजिए। एप्लीकेशन निकालते हैं, पिछली बार 300 एप्लीकेशन आई, उनमें से एक महिला की एप्लीकेशन थी, उसको डेमो क्लास के लिए बुलाया, वो आई ही नहीं। कहां से लेके आऊं? समझ गए? ठीक, अगर किसी दिन कोई महिला अध्यापक होगी जो पढ़ाने में बढ़िया हो, पढ़ाने से कंप्रोमाइज ही कर सकते, तो आपसे पूछना नहीं पड़ेगा मुझे उसको यहाँ लाने के लिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी उदाहरण देने से बचना चाहिए। कुछ और वजह भी हो सकती है, वो भी सोच लेना चाहिए। दृष्टि के स्टाफ में 600 में से कम 150 महिलाएं काम करती हैं। एक तथ्य ये भी है जो आप नहीं जानते हैं। तो सीधे जजमेंटल होने से पहले और पक्षों पर भी सोच लीजिए। इसकी वजह वाई क्रोमोसोम नहीं है, इसकी वजह यह है कि वो इतनी पीछे हैं कि अप्लाई भी नहीं कर रही है इस पद के लिए। तो कई लेवल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, वो भी एक पक्ष इसमें होता है। खैर, एक बात यह हुई कि जो प्रभु वर्ग है, नैतिक व्यवस्था उसके पक्ष में हमेशा ज्यादा काम करेगी और इसलिए इनके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे। एक तो हो गया पुरुष, और कौन सा वर्ग हो सकता है? जाति के हिसाब से भी हो सकता है। तो जिसको आप सवर्ण, देखिए ब्राह्मण कहते हैं क्या होगा, तलवारें खिंच जाएंगी, तो सवर्ण कहने से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता मामला। सवर्ण का मतलब है जो उच्च जातियां हैं। अच्छा, स क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब है कि जो वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर हैं या ऊपर की स्थिति में। और सवर्ण हम अपनी चॉइस से नहीं लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं कि यह शब्द समाजशास्त्र में प्रचलित शब्द है। हम इसलिए नहीं लगा रहे कि हमें अच्छा लगता है शब्द। जैसे पुरुष शब्द का पर्यायवाची है आत्मा, सांख्य दर्शन में। आप कह सकते हैं कि आत्मा है कहां इसके अंदर, तो पुरुष क्यों कह रहे हो? परुष कहो इसको। परुष का मतलब कड़वा, चुभने वाला। तो मेरी चॉइस नहीं है ना, पुरुष शब्द चलता तो चलता है, क्या कर सकते हैं, भाषा में हम कहां तक सुविधा करेंगे। तो सवर्ण समुदाय के जो इथिक्स होंगे, मतलब इथिक्स जो होंगे, वो सवर्ण समुदाय को फायदा पहुंचाएंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका समझने का यह है कि हमारे समाज में ऐसी कई कहावतें मिलेंगी जो सीधे सीधे इन वंचित वर्गों को नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसी कहावत जो महिलाओं के खिलाफ हो, ऐसी कहावत जो निम्न जातियों के खिलाफ हो, आपको खूब मिल जाएंगे। बताने की जरूरत है, ये पता है। तो कोई ऐसी कहावत बताइए जो महिलाओं के खिलाफ हो। बस तुलसीदास ही कह गए हैं, कबीरदास जी भी कह गए हैं, सब कह गए हैं। मतलब रामचरितमानस का प्रसिद्ध कथन ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सुनाई है आपने, हालांकि वो बहुत सूटेबल कथन नहीं है इस मामले में, लेकिन तब भी प्रसिद्ध कथन तो है ही। और तुलसीदास ने, कबीरदास ने ऐसे कई कथन कहे हैं, कोई एक कथन की बात नहीं है, कई कथन कहे हैं। दिख रहा है। कबीरदास का प्रसिद्ध कथन है, नारी की झाई पड़त अंधावत भुजंग, यानी नारी की परछाई पड़ने से ही सांप भी अंधा हो जाता है। सांप ही अंधा नहीं होता है, सांप भी हो जाता है। अरस्तु ने भी ऐसा कहा है, अरस्तु ने, प्लेटो ने, इन सब लोगों ने बहुत खराब कहा है। अच्छा, प्लेटो और अरस्तु ने दासों और महिलाओं के खिलाफ इतना लिखा है कि इससे पता लगता है कि ग्रीक हिस्ट्री में जो यहाँ मनुस्मृति की भूमिका है, वो वहां प्लेटो और अरस्तु की पुस्तकों की भूमिका है, उन्होंने वैसा लिखा है। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि जो हमारे मूल्य हैं वो पुरुष प्रधान, सवर्ण प्रधान। ऐसी कई कहावतें आपने सुनी होंगी जो निम्न जातियों के खिलाफ होंगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब इसकी जाति कहां से आ गई तेली की? कहावत है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और तेली एक जाति है, सीधी सी बात है। ऐसे अगर आप साहित्य के विद्यार्थी जो है जानते होंगे कि गोदान में एक कथन है, ये भी है, धोबी का कुत्ता ने घर का घाट का। हालांकि उसमें धोबी पर कम फोकस है, उसमें कुत्ते पर ज्यादा फोकस है। लेकिन गोदान में कथन आता है, नीच, गोदान में है ना, नीच जात लतियाई अच्छा, गोदान में है ना, हाँ, नीच जात लतियाई अच्छा। आप इन सब कोट कर सकते हैं कि ये भाई गोदान तो एक बहुत महान उपन्यास है, उसमें लेखक ने अगर ये कथन कोट किया है जो समाज में प्रचलित कथन है, तो इससे क्या पता लगता है? ऐसे कथन जब रात दिन सुनेंगे, दिन रात सुनेंगे, धीरे धीरे माइंडसेट बन जाता है। एक बात को बार बार सुनते सुनते हम ये मान लेते हैं कि ये कथन ठीक है और वो हमारे मूल्य संहिता का हिस्सा बन जाता है। ये समस्या तो है ही। तीसरा है रंग भेद का मामला। तो रंग भेद में जो अश्वेत व्यक्ति है, एक तो प्रेम और विवाह के बाजार में वैसे वो पीछे रह जाता है, क्योंकि प्रेम और विवाह के बाजार में श्वेत रंग की बड़ी महिमा है और रंग की भूमिका लगभग नंबर 1 पर चलती है। आप लोग इस बात से असहमत हैं क्या? क्या चीज? कुछ कहा? क्या कहा? असहमति है क्या? बोलिए।
चलिए, इनको शिकायत ये है कि इनके होते हुए कुछ लोगों को ज़्यादा सफलताएँ कैसे मिल गई। कोई वजह रही होगी इसकी, ऐसे नहीं हुआ होगा। कई बार हमें नहीं पता लगता, वजह होती है उसके पीछे। तो अश्वेत, जो व्यक्ति जिसका रंग साफ नहीं है, उसको लेकर कोई ऐसी कहावत बताइए। हाँ, भाई लिखिए, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, ठीक तो है। ये कहावत तो है ही ना, बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप हँसी मज़ाक के मूड में ज़्यादा है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि इन चीज़ों की वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग हमेशा नैतिक दबाव में रहता है। और हम में से अधिकांश लोग केवल तुक्के से वो लोग हैं जिन पर ये दबाव नहीं आए। इसलिए हमें उसका दंश पता नहीं, उसकी चुभन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम संयोग से ना उतने गरीब हैं। संयोग से हम में से अधिकांश लोग शायद जाति में भी ऐसी जाति से होंगे जहाँ बहुत दबाव नहीं आया होगा। पुरुष ज़्यादा हैं तो वैसे दिक्कत कम है, और इसलिए हम नैतिक व्यवस्था के सुविधाभोगी वर्ग हैं। हमारी वजह से दबाव पैदा हुआ है, हम पर दबाव पैदा नहीं हुआ है। लेकिन वही ये तुक्का है। तुक्के से कल्पना कीजिए कि आप किसी गांव में दलित जाति की अश्वेत लड़की होते हैं। भारत में सबसे खराब जिंदगी है गांव की हरिजन जाति की अश्वेत रंग की लड़की की। उससे गंदी जिंदगी किसी की नहीं है, उसका कोई मानवाधिकार नहीं है। और यदि वैसी जिंदगी जीनी पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होगा उसके साथ। और ये बात केवल इनकी बात है या बच्चे भी प्रभु वर्ग में नहीं आते हैं? क्या बच्चों को उतना सम्मान मिल पाता है कभी जितना मिलना चाहिए सभ्यता में? अगर हम अपने देश की बात करें विशेष रूप से, मतलब बच्चों को जायज अधिकार मिल पाते हैं या उससे कम मिल पाते हैं? कम मिल पाते हैं। एक वर्ग दिव्यांग वर्ग है। हाँ, मतलब ये दिव्यांग इस तरफ आएंगे, मैं अगर जो वंचित समूह है, अगर दूसरी तरफ आप लिखिए वंचित समूह, यानी जिनको झेलना पड़ा इसकी वजह से, उसमें स्त्री हो जाएगी, अवर्ण हो जाएंगे, जो अश्वेत है, यहाँ तो श्वेत आ जाएंगे, तो फायदे में है। और यहाँ एक वर्ग आएगा दिव्यांग वर्ग। और हमेशा ध्यान रखना है कि किसी समाज की संवेदनशीलता का प्रमाण ये होता है कि वो अपने समाज के दिव्यांग जन के साथ कैसा बर्ताव करता है। और हम लोग कितना ही ढिंडोरा पीटते रहे, जगत गुरु हमें, जगत गुरु हमें, ढिंडोरा पीट लीजिए कितना भी, हम दुनिया के उन असभ्य समाजों में हैं जो दिव्यांगों का मजाक बनाते हैं। और जो समाज दिव्यांगों का मजाक बनाए ना, उससे असभ्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ गालियों में दिव्यांगों वाले शब्द का इस्तेमाल होता है। आप सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति का एक तो पहले जीवन कठिन है और उसका लोग मजाक बना रहे हैं। हिंदी में कवि बहुत प्रसिद्ध हुए जायसी नाम के, मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी एक आंख में समस्या थी, और सामाजिक नियम या सामाजिक धारणा यह है कि ऐसे व्यक्ति को देखने से दिन खराब हो जाता है। इतना महान कवि होकर इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया कि मैं अपशकुनी हूं। और उनकी कविताएं पढ़ के, नामवर सिंह एक बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे, उनका जो लास्ट फेज की कविताएं पढ़ते पढ़ते लगभग रो पड़ते थे कि उन्होंने कितना दर्द झेला है इस मामले में। अगर किसी व्यक्ति के साथ प्रकृति ने, ईश्वर ने, किसी ने अन्याय किया है तो बाकी सबकी भूमिका क्या होनी चाहिए? मलहम लगाएं, उस अन्याय का दर्द कम करें, उसको ये एहसास न होने दें कि उसके साथ कोई दिक्कत है। और यदि उसको चिढ़ाने का काम शुरू कर देंगे तो उसके बाद फिर नैतिक व्यवस्था काहे की नैतिक व्यवस्था है? अनैतिक व्यवस्था है। विकसित देशों में दिव्यांगों के इतने अधिकार हैं, एक भी सार्वजनिक भवन ऐसा बन नहीं सकता जिसमें हर जगह तक जाने का अधिकार उनके पास ना हो। पूरे सिस्टम बनाने पड़ते हैं, तब जाके शुरू होता है। तो हम ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, उतना नहीं कर सकते भी शायद, लेकिन अपना बिहेवियर तो ऐसा कर सकते हैं कि किसी को ऐसा महसूस ना होने दें कि वो वंचित है। और ऐसे बच्चे हमारे लिए युद्ध का मैदान होते हैं, या हमारे स्प्रिंग बोर्ड होते हैं, इस पर उछल के लात मारते हैं उसके बाद हम। तो ये भी एक बात है। भारत की एक धारणा है कि बच्चे को जब तक ना पीटो सुधरता नहीं है। और विकसित देशों में बच्चों की पिटाई लगभग खत्म हुए 50 साल तो हो ही चुके हैं, और वहां के बच्चे भी बिगड़े हुए नहीं है ऐसे। इसका मतलब है कि बच्चों के सुधारने में पिटाई की अनिवार्य भूमिका नहीं है। और यहाँ जिनको पीट पीट के सही करते हैं वो बड़े होकर क्या क्या करते हैं वो भी देखा ही है हमने। तो ये एक धारणा है कि बच्चों पर हिंसा करना जायज है, जबकि वो ठीक बात नहीं है। और हमारी नैतिक व्यवस्था में बच्चे हित धारक नहीं बन पाते, उनके हितों का ध्यान नहीं हो पाता है। तो मेरी बात का भाव बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि नैतिक व्यवस्था सभी सामाजिक समूहों के साथ बराबर बर्ताव नहीं करती है? मतलब जो परंपरागत नैतिक व्यवस्थाएं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप इसको कहें कि जो परंपरागत नैतिक व्यवस्थाएं हैं जो दुनिया में आमतौर पर चल रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही वंचित वर्गों में आप एलजीबीटी को भी ले सकते हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, ट्रांससेक्सुअल्स हैं, थर्ड जेंडर हैं। एलजीबीटी को लेकर एक सहमति अब ये बन जानी चाहिए कि ये लोग बाई चॉइस वैसे नहीं है। इनकी प्रकृति में उस समुदाय का होना उतना ही सहज है जितना सामान्यतः ज्यादा लोगों की प्रकृति में हेटेरोसेक्सुअल होना है, ये उतना ही सहज है उनके लिए। तो किसी व्यक्ति की सहजता उसके जीवन भर के लिए बोझ क्यों बने? ये समाज को इतना मैच्योर होना चाहिए ना, बनना चाहिए मैच्योर। तो ट्रेडिशनल समाज की नैतिक व्यवस्था सभी समुदायों के साथ बराबर बर्ताव नहीं करती है, ये हमारा कथन है। जब जाति की बात करेंगे तो आप दलित शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे दलित शब्द बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो तथाकथित निम्न जातियां हैं, दलित समूह हैं, उनके प्रति जो नैतिक व्यवस्था का बर्ताव है, वो ऐसी भाषा मत लिखिए कि परीक्षक चिढ़ जाए, क्योंकि परीक्षक अनुमानतः उस वर्ग से नहीं होगा। उसको ये ना लगे कि आप उसको गाली दे रहे हैं, इस भाव से कि दलित वर्ग को नैतिक व्यवस्था से उतने लाभ नहीं मिलते हैं जितने अन्य वर्गों को मिलते हैं। इस भाषा में लिखिए, चुनने वाली भाषा में नहीं। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये जो प्रश्न है ना कि हर नैतिक व्यवस्था भीतर से नैतिक होती है, ये उसका सिर्फ एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष और पढ़ेंगे हम अगली क्लास में कि सेकंड पर्सपेक्टिव इस पे क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए एक शब्द हम नोट कर लेते हैं, वो ये है कि इन सब का समाधान ये है कि इगैलिटेरियन एथिक्स की स्थापना हो, समता मूलक नीति मीमांसा। इगैलिटेरियन एथिक्स,
समता मूलक नैतिक व्यवस्था, ऐसी नैतिक व्यवस्था जिसमें समुदाय समाज के सभी वर्गों को यथासंभव बराबर व्यवहार मिले। वेशभूषा के नियम, आचार व्यवहार के नियम, विवाह के लिए चुनने का अधिकार हो, संपत्ति का मसला हो, इन सब मामलों में यथासंभव बराबरी हो। जहां तार्किक रूप से संभव नहीं है बराबरी, वहां अलग बात है, लेकिन जहां संभव है वहां पूरी बराबरी हो तो इसको बोलेंगे इगैलिटेरियन एथिक्स। कभी बताना हो कि ये विचार किसका है तो जॉन रॉल्स का नाम तो आप लिख सकते हैं। दो विचारक हैं इस संप्रदाय के, एक का नाम है जॉन रॉल्स, एक का नाम है C.B. मैकफरसन। दरअसल ये जिस संप्रदाय के लोग हैं उसका नाम इगैलिटेरियनिज्म है। इन्होंने जो इथिकल थॉट्स दिए उनके लिए तकनीकी नाम ये चलता नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उनकी हर चीज के पहले यही लगाते हैं इगैलिटेरियन। तो आप कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों के विचारों को इगैलिटेरियन एथिक्स कह सकते हैं, और उसका जोर इस बात पे है कि समाज के सभी वर्गों को नैतिक व्यवस्था इक्वल ट्रीटमेंट दे तो बात बनेगी। अमेरिका वगैरह में समस्या किसको केंद्र में रखेगी? अश्वेतों को, ठीक है, और महिलाओं को। स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है इगैलिटेरियनिज्म, और इसमें जी की जगह अगर क्यू कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा नाम इक्वालिटेरियनिज्म भी होता है, एक ही मतलब है। ये दोनों शब्द प्रचलित हैं इस संप्रदाय के लिए। हिंदी में इसके लिए हम समतावाद कह देते हैं। स्पष्ट हुआ यहां तक? अंतिम बात है कि प्रशासन पर नैतिक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रशासन को फायदे क्या मिलते हैं और प्रशासन को नुकसान क्या होते हैं, दोनों चीजें। कुल मिला के 2-3 मोटी मोटी बातें कर सकते हैं इसमें। देखिए, एक तो ये है कि मैंने आपसे कहा था ना कि लातों के भूत तो बातों से मानते नहीं, सबको पता है। और ये जो समाजीकरण का प्रोसेस है, सोशलाइजेशन, उस प्रोसेस का परिणाम ये होता है कि समाज के 90% के आसपास लोग उसी से सुधर जाते हैं। जैसे आप लोग जिस उम्र और जिस मैच्योरिटी के साथ है, मेरे ख्याल से ये किसी के लिए आसान नहीं होगा कि वो आपको अपराध करने के लिए प्रेरित कर सके या कर ही दे। छोटा मोटा नहीं, हेलमेट के बिना गाड़ी चला ली उसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन कोई बड़ा अपराध, क्योंकि व्यक्ति की मैच्योरिटी का ऐसा लेवल है और उसने नैतिक मूल्य बचपन से सीखे हैं। जितने नैतिक मूल्य सीख लिए, इसका मतलब आपको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता लोगों में आमतौर पर नहीं होगी, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर वैसा है। मामला केवल हार्डवेयर का नहीं है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसमें वायरस आराम से आ नहीं पाएगा। इसका मतलब प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर, और हर प्रशासन को लगता है कि कानून व्यवस्था उसकी वजह से बनी हुई है। सच बात यह है कि कानून व्यवस्था इसलिए बनी हुई है कि नैतिक व्यवस्था चल रही है। अगर किसी समाज के सब लोग ठान लें कि कानून व्यवस्था नहीं चलने देनी है, तो किसी पुलिस या सेना के बस की बात नहीं है कि समाज को संभाल सके। इसलिए अगर देश ठीक चलता है तो उसमें पुलिस और सेना से बड़ी भूमिका मॉरल ऑर्डर की है, सामाजिक नैतिक व्यवस्था की है। नहीं तो अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, आज से 10 साल पहले जो हालत थी, ऐसी हालत थी, और भी कई देशों में ऐसी हालत रहती ही है। ठीक, एक मुझे ध्यान है कि एक SSP सरकारी ड्यूटी पे था, उत्तर प्रदेश की बात है। अगले दिन, मतलब दरअसल वो कलेक्टर था, मैं नाम छिपाना चाह रहा था, कोई बात नहीं, CM को आना था उसके जिले में, वो एक दिन पहले दिल्ली आ गया, छिप के आ गया बिना किसी को बताए। तो वो किसी के साथ था, बाई चांस मेरा मिलना हो, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम वहां पर हो, CM कल आने वाला है, जिला चल कैसे रहा है, तुम तो यहाँ हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, छुट्टी भी नहीं है, जूनियर्स को पता भी नहीं कि आप वहां पर नहीं है, तो कैसे मैनेज कर रहे हो। तो उसने इतनी सुंदर बात कही, उसने कहा कि जिला DM से नहीं चलता, DM के इकबाल से चलता है, और इकबाल यहां से भी बुलंद है। आप सोचें इकबाल होता क्या है? अल्लामा इकबाल जानते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल का मतलब क्या होता है? एक अर्थ में कहें तो भरोसा, ये भरोसा की ताकत है उसके पास। तो उससे बड़ा सच ये है कि जिला DM से भी नहीं चलता, उसके इकबाल से भी नहीं चलता, SP से भी नहीं चलता, उसकी फोर्स से भी नहीं चलता। चलता है समाज के इस विश्वास से कि बिना बात के हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन समाज ये विश्वास खो देगा ना, DM SP सबसे पहले भागते हुए नजर आएंगे, दूसरे जिले में दिखेंगे, उसके बाद जिला नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए दुनिया चल रही है तो ताकत से नहीं चल रही है, मूल्यों से चल रही है, नीति मीमांसा से। क्या कह रहे भाई साहब? आशा पर आसमान टिका है, कहावत है, सुनी नहीं कभी, लेकिन आप कह रहे रहोगी, सही बात है। चलो भाई चलो, तो एक तो हो गया कानून व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, पहला हो गया कानून व्यवस्था। दूसरा, हमारा जो देश है, हमारा शासन कैसा है? पुलिस शासन है या कल्याणकारी शासन है? कल्याणकारी है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का सबसे बड़ा काम है इंक्लूसिवनेस, जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा भी हुआ है, इंक्लूसिवनेस, यानी कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया, जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाना। फेमिनिस्ट लोग बोलते हैं मेन स्ट्रीम इज नथिंग बट मेल स्ट्रीम, कुछ मेन स्ट्रीम नहीं है, मेल स्ट्रीम को ही मेन स्ट्रीम कहने का रिवाज है। तो मुख्य धारा में लाना है वंचित वर्गों को। राज्य अकेला वंचित वर्गों को मुख्य धारा में कितना लेके आएगा? आसान काम तो है नहीं। लेकिन यदि नैतिक व्यवस्था चैरिटी जैसे मूल्यों पर बल देती हो, चैरिटी, दान, सिर्फ इस वजह से कि नैतिक व्यवस्था चैरिटी के मूल्य पर बल देती है, सरकार का काम आधा रह जाता है। इसलिए कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा कि जब बिल गेट्स ने एक नया कंसेप्ट दिया था,
और बफे भी साथ में था, वॉरेन बफे, और ये मार्क जुकरबर्ग भी साथ में था, तीनों भारत में आए हुए थे। 2008 की बात है, और 2008 में बिल गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा टाइम मैगजीन में, उसका नाम था क्रिएटिव कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का नया प्रकार बनाया, रचनात्मक पूंजीवाद। और उसने कहा कि मैं समाजवाद से सहमत नहीं हूं, क्योंकि समाजवाद संपत्ति कमाने से मना करता है, और मैं पूंजीवाद की उस अंधी भूख से भी सहमत नहीं हूं जो कहती है कि कमाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, और करो, वो भी ठीक नहीं है। एक रास्ता ऐसा है जो पूंजीवाद को आगे चल के समाजवाद के नजदीक ले जाता है, और वो ये है, खूब मेहनत करो, खूब नवाचार करो, खूब कमाओ, लेकिन एक समय के बाद अपनी संपदा का ठीक ठाक हिस्सा समाज पे खर्च करो, जो महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप कहते थे, कुछ वही बात। और उसने घोषणा की कि मैं अपनी संपदा का 50%, आय का नहीं, संपदा का, कुल वेल्थ का 50% डोनेट करूंगा समाज के लिए। वॉरेन बफेट से बात की, वो भी तैयार हो गया, जुकरबर्ग से बात की, वो भी तैयार हो गया, कई और पूंजीपति तैयार हो गए। फिर ये भारत के पूंजीपतियों से मिले कि भाई आप भी तैयार हो गए, बोले सोचेंगे, आप चलो, आप आगे चलो थोड़ा, हम सोचेंगे। लेकिन अगर चैरिटी का मूल्य बहुत प्रबल हो तो सरकार की जिम्मेदारियां कुछ बटेंगी या नहीं बटेंगी? बटेंगी, बढ़ जाएंगी। तीसरी बात हो सकती है कि अगर नैतिक मूल्य, क्योंकि प्रशासक लोग कहां से आते हैं? समाज से आते हैं, और यदि प्रशासक ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने समाज में नैतिक मूल्य ठीक से सीखे हुए हैं, तो आपको ईमानदार, सत्यनिष्ठ, सहिष्णु, संवेदनशील ऐसे प्रशासक मिलेंगे। ये सारे मूल्य हमें पढ़ने हैं कुछ दिनों में कि प्रशासक के भीतर किस तरह के मूल्यों का होना जरूरी है। अच्छा, समाज की एक खास बात और है कि समाज आमतौर पे अच्छी चीजों का समर्थन करता है, हाँ, उसके मूल्यों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बस अगर उसके मूल्यों की सहमति के भीतर कोई अच्छा काम हो रहा है तो समाज खुल के सपोर्ट करता है। इसका एग्जांपल वेलफेयर स्टेट से मैं जोड़ देता हूं। एक तो मैंने कहा चैरिटी, दूसरा यदि कोई प्रशासक अच्छा काम करेगा तो नैतिक व्यवस्था ये विश्वास दिलाती है कि समाज आगे बढ़ के उसकी हेल्प करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आर्मस्ट्रॉन्ग पेन का एग्जांपल दिया। वो प्रशासक था, नौकरी कर रहा था, उसका वेतन तो सीमित है, सड़क बनाने की इच्छा उसकी है, सड़क नहीं बन पा रही, पर समाज को भरोसा उस पर है, उसने समाज से पैसा लेकर समाज के लिए ही काम कर दिया। और जो डेवलपमेंट का काम था, वेलफेयर का काम था, क्योंकि नैतिक व्यवस्था समाज में है, लोग भरोसा करते हैं, सहायता करना चाहते हैं, इससे जो रिसोर्सेस का क्रंच है उसको भी हम काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, यदि प्रशासन समाज के नैतिक मूल्यों को ठीक से बेस बनाए तो। नहीं बनाए तो, अगर प्रशासन करप्ट है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। और यदि कुछ ऐसे प्रशासक हो जाएं, जैसे श्रीधरन है, एक श्रीधरन कितने कमाल कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति टेक्निकली जितना साउंड है, मॉरली उससे ज्यादा साउंड है, और उसकी इंटेग्रिटी दशमलव में भी हिलने को तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो व्यक्ति संभालेगा, जहां करप्शन के लाखों मौके आते होंगे, वहां इंटेग्रिटी वाला एक आदमी अगर आ जाए तो समाज को कितनी सहूलियत हो जाती है। अगर ऐसे कुछ प्रशासक समाज की नैतिक व्यवस्था जनरेट कर सके तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। अशोक खेमका के साथ दिक्कत है कि वो अव्यावहारिकता की हद तक नैतिक हो जाते हैं, तो ये भी एक समस्या, ब्यूरोक्रेसी में आपको अव्यावहारिक होने से बचना पड़ता है। श्रीधरन के सामने दबाव नहीं आते, ऐसा थोड़ा है, पर दबाव को झेलने का एक तरीका है हर बात पर क्रांति करते रहना, और एक तरीका है दबावों को झेल के अपने व्यवहार को संयत रखना। तो आपको अपना अगर रोल मॉडल बनाना है तो अशोक खेमका को मत बनाइएगा, अशोक खेमका रोल मॉडल मत बनाइए, उसमें श्रीधरन बेहतर विकल्प है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में दबाव नहीं आएंगे आपके ऊपर, हजारों दबाव आएंगे, और हर दबाव में फट पड़ना, क्रांति कर देना, इससे आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बढ़ नहीं पाएंगे तो शक्ति का इस्तेमाल कहां से करेंगे? शक्ति का इस्तेमाल करने की शर्त है कि कम से कम खुद बने रहें सिस्टम में, तब चीजों को ठीक करें। नुकसान क्या होता है ब्यूरोक्रेसी को या प्रशासन को? पहला नुकसान तो वही होता है कि अगर ब्यूरोक्रेट समाज के संपन्न तबके से आए हैं तो हो सकता है कि उनकी सोशल वैल्यूज ने उनको डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव सिखा रखा हो। ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन अगर समाज के सुविधाभोगी वर्ग से हैं, संपन्न वर्ग से हैं, तो इस बात का खतरा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें उनके अंदर बैठी हों। और यदि कोई ब्यूरोक्रेट डिस्क्रिमिनेटिंग किस्म का होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा नुकसान समाज का कर देगा। इसका मतलब है कि यदि उसके अंदर वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं है, ये शब्द आपको ध्यान है, हमने पहले दिन समझा था कि वैल्यू न्यूट्रलिटी एथिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है, मूल्य तटस्थता। और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, कम से कम 50% प्रशासकों पर ठप्पा लगा होता है कौन सी पार्टी के हैं। इस ठप्पे के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा यह है कि जब तक वो सरकार है आपको हमेशा अच्छे पद मिलेंगे, और जिस दिन वो सरकार गई उसके बाद लोग आपको ढूंढेंगे कहां से ला गया, किसी छिपे हुए पद पर बिठा देंगे। और ठप्पे के नुकसान ज्यादा है, आपकी ब्यूरोक्रेट के रूप में जो एक डिग्निटी है वो खत्म हो जाती है। और कईयों पे ठप्पे सांप्रदायिक सामाजिक वाले ठप्पे भी हैं कि ये जातिवादी है, ये अम्बेडकरवादी है, ये आरएसएस का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बहुत दुर्भाग्यशाली स्थिति होती है। मतलब एक लड़का आईपीएस बनने से पहले अगर ये सपना देखे, मैं आपको 2 वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूँ। एक व्यक्ति आईपीएस नहीं बन पाया। एक बार एक मीटिंग में कई लोगों से पूछा जा रहा था, मैं जिस सर्विस में था उस सर्विस की बात कर रहा हूँ, उसी ट्रेनिंग में साथ में था। सबसे पूछा गया कि आप मंच पे आके बताइए कि आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते थे और किस चीज का दुख है कि नहीं बन पाए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने जानते क्या कहा कि आईपीएस बनना मेरी पहली चॉइस थी। तो पूछा क्यों बनना चाहते थे, उसने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा आईपीएस होने का असली मजा यह है कि जब चाहो जिसे चाहो थप्पड़ मार सकते हैं। ये होता सामंतवाद अंदर बैठा। और एक और व्यक्ति का जवाब क्या था, वो आईपीएस बना बाद में, अभी भी आईपीएस है।
उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना चाहता हूं कि किसी मुस्लिम बहुल इलाके में रहूं और वहां शाखा लगवाऊं। लगवा नहीं पाया क्योंकि कार्डर नॉर्थ ईस्ट का मिल गया। शाखा क्या होती है? पेड़ों की शाखा। मतलब आप भाव समझ रहे होंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे टेम्परामेंट से जाएगा तो प्रशासन का नुकसान करेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखिए। जाइए।